हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी सवाल एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल 2023 के पेपर में पूछे गए थे उन सब का डिटेल्ड सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे के सारे स्पॉटिंग एरर्स जो इन दोनों एग्जाम्स में आए थे, कुल मिला के ये 100 प्लस है। एग्जैक्ट नंबर अगर मैं आपको बोलूँ तो 108 है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में नंबर 1 टू नंबर 108 तक नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस जैसे जैसे आपके स्लाइड्स आते जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको ट्राई करेंगे और फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो के एंड में आप जरूर बताएंगे कि 108 में से आपके कितने करेक्ट हुए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आई एम अज्यूमिंग आपने वीडियो को पॉज किया है, सॉल्व किया है। अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। लिखा है वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एरिस। ठीक है, वन ऑफ दीज बॉक्सेस। अच्छा, ये ऑफ तो प्रीपोजिशन है, ये सब बातें मैं पहले ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा उसका नाउन या प्रोनाउन आता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं उस प्रीपोजिशन का। इसका मतलब दीज बॉक्सेस इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वन। अच्छा, जब भी कभी सब्जेक्ट वन होता है तो इसके साथ हम जो भी वर्ब यूज करेंगे वो तो ऑब्वियसली क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट। हैव द पोर्ट्रेट होगा कि हैज द पोर्ट्रेट होगा? आंसर होगा हैज द पोर्ट्रेट। वन का आंसर है वन। एक रूल जो हम सबको रटाया गया है और जो आपने भी पढ़ा होगा कि वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा और इसके बाद का जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन अभी हम लोग डील कर रहे थे, इस क्वेश्चन में भी इस चीज को फॉलो किया गया कि वन ऑफ के बाद का जो नाउन है वो प्लूरल है। आपको दिख रहा होगा बॉक्स का बॉक्सेस लिखा है और उसके बाद का जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो वर्ब हैव की जगह पे क्या होगा? हैज। आंसर है वन का वन। क्वेश्चन नंबर 2, he finally recalled that the thieves have leave from the front door। ऐसे क्वेश्चंस हम कितनी बार कर चुके हैं और ये बार बार एसएससी घुमा घुमा के पूछती है। लिखा ही फाइनली रिकॉल्ड। ही क्या था? सब्जेक्ट। रिकॉल्ड क्या था? यहाँ का वर्ब। ध्यान देंगे ये रिकॉल्ड वर्ब के दूसरे फॉर्म में है, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में जा रहा है। दैट एक कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉज को जोड़ रहा है। आगे देखते हैं। द थीव्स सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट, हैव लीव। देखो, एक तो ये ग्रामेटिकली सबसे पहले इनकरेक्ट है। हमारा आंसर ये होगा हैव लीव नहीं हो सकता। जब भी किसी सेंटेंस में आप हैज लिखते हो, हैव लिखते हो या हैड लिखते हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो यहां पे सबसे पहले लीव गलत था, इसकी जगह पे हमें लेफ्ट करना चाहिए था। पर अगर हमने लेफ्ट कर भी दिया फिर भी सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको यहां पे जस्ट मैंने बताया था कि रिकॉर्ड एक वर्ब का दूसरा फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस में है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट टेंस में होगा। इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट करने से हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा, हमें हैव को भी हैड करना पड़ेगा। तो होगा ही फाइनली रिकॉर्ड दैट द थीव्स हैड लेफ्ट। हालांकि लेफ्ट भी सही आंसर होता, ज्यादा सटीक लेफ्ट होता, फ्रॉम द फ्रंट डोर। एनीवेज, हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, माई मदर इज अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमन इन दिस सोसाइटी। ये सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है और देखो क्या लेवल था एग्जाम का। माई मदर इज अ ऑनेस्ट। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि जब भी ऑनेस्ट लिखा हो तो एच हमेशा साइलेंट होता है और जो प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा इस वर्ड का वो ओ के साथ होगा, तो ऑनेस्ट होगा जो कि एक वावेल का प्रोनाउंसिएशन है, तो इसके आगे एन लगना चाहिए। ठीक है, ये सीजीएल 23 का सवाल था। आगे बढ़ेंगे। ही सैंग ब्यूटिफुली, he sang beautifully but the judges were unimpressed at the end। मतलब वो उसने बहुत खूबसूरती से गाया लेकिन जो जजेस थे वो अनइम्प्रेस रह गए एट द एंड। ठीक है, ये बट क्या है? ये कंजंक्शन है। पहले वाले क्लॉज का ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, पास्ट टेंस में जा रहा है, सैंग लिखा हुआ है। द जजेस यहाँ का सब्जेक्ट है, आगे की बातें भी पास्ट टेंस में, तो टेंस का तो कोई एरर नहीं है यहाँ पे। एरर क्या है जरा समझते हैं। ये बातें हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस की है कि बी एक लिंकिंग वर्ब होता है, विच मीन्स अगर आप किसी सेंटेंस में इज लिखते हो, एम लिखते हो, आर लिखते हो, वॉज लिखते हो और वर लिखते हो तो ये एक लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या है? लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि जब आप इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? या तो कोई नाउन लगाना चाहते हैं या तो कोई एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, तब ये सारे वर्ब्स जो हैं ये एज अ लिंकिंग वर्ब काम करते हैं। थियोरेटिकली नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। सब्जेक्ट क्या है? ही।
वर्ब क्या है? इज माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है, माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, अब बात को समझना, ये इज जो यहां पे लिखा था, क्या हम इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। जब भी कोई बी का फॉर्म अकेले आ रहा हो तो वो हमेशा मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? हमेशा वो मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। और मेन वर्ब में भी कौन सा वर्ब कहलाता है? ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद क्या हो सकता है? मैंने अभी बोला कि या तो इसके बाद एक नाउन हो सकता है या तो इसके बाद एक एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे एडजेक्टिव वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि शी इज ऑनेस्ट। मैंने कहा कि भैया वो बहुत ईमानदार महिला है, शी इज ऑनेस्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ऑनेस्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है क्यों? क्योंकि ये शी के बारे में बता रहा है। ऑनेस्ट कौन है? शी कौन है? ऑनेस्ट। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इज एम आर वॉज वर्ब का इस्तेमाल जहां कहीं पे भी आप सेंटेंस में करते हो एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। कैसे पता चलेगा मेन वर्ब? इसके बाद कोई V4 नहीं आ रहा, इसके बाद कोई मेन वर्ब के फॉर्म में V3 नहीं आ रहा, तो ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज नहीं हो रहा। अगर ये मेन वर्ब जैसा यूज हो रहा है तो ये एक लिंकिंग वर्ब होता है जिसका काम होता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, सब्जेक्ट का की स्थिति बताना, सब्जेक्ट का स्टेट बताना। जैसे इस एग्जांपल में ये शी की स्थिति, शी का स्टेट बता रहा था कि वो ईमानदार है। अब एक बात समझना, यहां पे क्या लिखा था? द जजेस वर अनइम्प्रेस। ये वर जो है ये तो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पे इंप्रेस करने का काम नहीं बताया जा रहा था, यहां पे जजेस की स्थिति बताई जा रही थी कि उसने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जजेस की स्थिति यह है कि वो इंप्रेस नहीं हुए। अच्छा, अगर जजेस की स्थिति यह है, इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था। जैसे यहां पे शी के साथ ऑनेस्ट लगाया था हमने, तो जजेस के साथ भी कोई ना कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, तभी तो वो बताएगा जजेस के बारे में। तो क्या अनइम्प्रेस एक एडजेक्टिव हो सकता है? नहीं। एडजेक्टिव कौन हो सकता है? एक पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव कौन हो सकता है? एक पास्ट पार्टिसिपल। मैं क्लीन कर रहा हूं, लिखने की जगह कम है। एक पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? इंप्रेस्ड बोल सकते हैं क्या? इंप्रेस्ड बोल सकते हैं क्या? कि क्या हो जाएगा? ही सैंग ब्यूटीफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस्ड। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम जजेस के साथ एक कॉम्प्लीमेंट लगाना चाह रहे थे, एक एडजेक्टिव लगाना चाह रहे थे, और एक एडजेक्टिव बनाने का तरीका इसको यही था कि इसके आगे ईडी लगा के इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया जाए कि जजेस इंप्रेस नहीं हुए, वो अनइम्प्रेस्ड रह गए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपने ऑलरेडी देखे हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं ही इज रिटायर्ड। आज सुबह मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था पीयूष चावला का, उन्होंने कहा कि आई एम रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब क्या? ये पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं? रिटायर से V3 रिटायर्ड बना है, इसका मतलब ये है कि पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है ना, क्योंकि ये ही और रिटायर्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या कह लें कि एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है कि ही कौन है? रिटायर्ड है। रिटायर्ड कौन है? ही है। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब यहां पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मुद्दे की बात यह है कि आप इसके अगर आगे अगर कोई एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं और अगर कोई वर्ब का फॉर्म है वो तो पास्ट पार्टिसिपल में होगा, तो क्या हो जाएगा? ही इज रिटायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, खिड़कियां टूटी हुई है, सुना होगा आपने, तो क्या कहते हैं? द विंडोज आर ब्रोकन। द विंडोज आर ब्रोकन। ये वाला क्या था? सब्जेक्ट। ये वाला क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विंडोज कैसे है? विंडो ब्रोकन है। इसका मतलब ये इसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है, बीच में क्या आया? लिंकिंग वर्ब आया। ये कौन से फॉर्म में आया? V3 में आया। तो ये कौन से फॉर्म में आएगा? V3 में आएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चूंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा था इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम दिया, आगे ऐसी गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। लिखा कि वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। सो शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, वावल से स्टार्ट है तो अ होगा या एन होगा? एन होना चाहिए ना। आगे बढ़ेंगे। When Mayank came, I shall go with him to the circus. CHSL 2023 का मैंने कोई ऑर्डर सेट नहीं किया कि पहले CHSL बाद में CHSL, रैंडम क्वेश्चंस सारे पूछे हुए, रैंडम है, मेरे साथ साथ बनाते चलो। क्या लिखा है कि when Mayank came, जब मयंक आया, I shall go with him to the circus, मैं उसके साथ सर्कस जाऊंगा। जब मयंक आया मैं उसके साथ सर्कस जाऊंगा, कोई सेंस है इस सेंटेंस का? या तो मैं इन दोनों को पास्ट में रखूं या तो मैं एक को प्रेजेंट में और दूसरे को फ्यूचर में रखूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दोनों को फ्यूचर में रखा तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हेन मयंक विल कम। फिर वो वाला रूल आएगा आपके दिमाग में कि किसी सेंटेंस में दो बार फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि व्हेन मयंक कम्स, जब मयंक आता है या जब मयंक आएगा मैं उसके साथ सर्कस में जाऊंगा।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर दोनों को पास्ट कर देते। देखो दोनों को पास्ट कर देते तो एक प्रॉब्लम होती। क्या प्रॉब्लम होती? मैं यहां पे सबसे पहले वुड या शुड कुछ लगाता, ठीक है, तो एक चेंज यहां होता। दूसरा, मयंक के आने के बाद हम लोग जाते, विच मींस पहले मयंक आएगा बाद में हम लोग जाएंगे, तो यहां पे हो जाएंगे दो इवेंट्स पास्ट के, दो इवेंट्स पास्ट के। और जब भी कहीं पे दो इवेंट्स होते हैं पास्ट के तो याद करना एक में हैड लगता है और दूसरे में V2। तो हम तो इसको वुड में चेंज कर देंगे, फिर यहां पे भी हमें हैड में चेंज करना पड़ेगा, फिर तो वही बात होगी कि दो पार्ट में एरर हो गया। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि दो पार्ट में एरर नहीं हो सकता, एक ही पार्ट में एरर हो सकता है, तो हम इसको ही चेंज कर देंगे, केम को कम्स कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़े डिटेल में जाके बता रहा हूं जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है। एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मैं क्वेश्चन सोच रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयस्टर्स कहां से आते हैं? CHSL 2023 का पूछा बस, लिखा है कि वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। ध्यान देना मेरी बात पे, लिखा है वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। ठीक है, अब एक मिनट के लिए जरा इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। ये डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑयस्टर्स क्या है? सब्जेक्ट है। कम क्या है? मेन वर्ब। यही केस है ना। ऑयस्टर्स को अगर हम लोग देखें, इसके आगे एस लगा है, इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अब मेरे एक बात का जवाब देना कि वेयर डू ही लिव होता है या वेयर डज ही लिव होता है? दोनों में से कौन सा होता है? आप झटाक से बोलोगे सर ये वाला होता है। अब सोचो क्यों होता है। इसलिए हम यहां पे डू वाले को आंसर नहीं कर सकते क्योंकि डू प्लूरल के साथ लगता है। अब इसका ऑर्डर कैसे भी लिखा हो, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, पर मुद्दे की बात तो यही है कि ये सब्जेक्ट के लिए ही आया होगा। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ क्या लगता है? डू लगता है क्या? नहीं लगता। क्या लगता है? डज लगता है। तो पत्थर पे लकीर तो यही बात है ना कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। हम तो इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे वापस। क्या लिखा था? वेयर डज ऑयस्टर्स। अभी मैंने बोला कि ऑयस्टर्स प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा वो तो प्लूरल होना चाहिए, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा। अगर वो प्लूरल होना चाहिए तो यहां डू डज सही है या डू होना चाहिए था? ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए था? डू। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 CGL का है। माय यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। देखो दीज डेज का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। आजकल कोई चीज मेरा भाई कर रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या लिखा था? माय यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग। सबसे पहले तो एरर यहीं पर है। सब्जेक्ट है ब्रदर जो कि सिंगुलर है, तो जो भी वर्ब इसके लिए आएगा वो तो सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर होना चाहिए तो वर हो सकता है क्या? क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी मैंने बोला कि ये आजकल की बात हो रही है, आजकल अटेंड कर रहा है, तो हम वॉज भी नहीं लिखेंगे, हम इसके जगह पे प्रेजेंट कर देंगे इसको और क्या लिख देंगे? इज। तो होगा माय यंगर ब्रदर इज अटेंडिंग। हालांकि हमसे सिर्फ एरर ढूंढने को अगर कहा जाता तो आंसर 3 था। रेक्टिफिकेशन ये है कि यहां पे इज लगेगा, माय यंगर ब्रदर इज अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 9। द कंपनी वॉज स्यूड फॉर, स्यू मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में केस करना। ठीक है, द कंपनी वॉज स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को के खिलाफ केस किया गया, उसे कोर्ट में घसीटा गया क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था। वॉज स्यूड लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, वॉज प्लस V3 है। मुद्दे की बात यह है कि पास्ट टेंस में, बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग। मिल गया एरर आपको, मुझे भी मिल गया। सब्जेक्ट क्या था इस सेंटेंस का? यहां पे एक कंजंक्शन था बट, अगला क्लॉज यहां से स्टार्ट था। इट क्या है? सब्जेक्ट। डिनाई क्या है? वो। देखो अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं तो भी इट डिनाई गलत है। क्यों? क्योंकि इट सिंगुलर है, तो जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो अगर हम इसको रखते प्रेजेंट टेंस में भी तो भी डिनाई के जगह पे डिनाइज होना चाहिए था, पर हम प्रेजेंट टेंस में रख नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस का टोन जो है वो पास्ट टेंस का है। सेंटेंस शुरू पास्ट टेंस से हुआ है तो हम लोग खत्म भी पास्ट टेंस से करेंगे, पूरी घटना बीती हुई है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, करेक्ट वर्ब जो होगा वो होगा डिनाइड। कि द कंपनी वाज सूड फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट स्टिल डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे स्टिल लिखा हुआ है, तो पास्ट के लिए भी स्टिल का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये बात कही गई होगी उस वक्त के लिए भी स्टिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो इन द वीकेंड कॉन्फ्रेंस हॉल एवरी वीक। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, अगर कोई चीज एवरी वीक, एवरी डे ऐसी चीजें हो ना, तो वो हैबिचुअल एक्शन होता है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन होता है। अगर वो प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है तो वहां पे हमेशा V1 या V5 लगेगा। अगर वो पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है तो वहां पे यूज टू भी लग सकता है, V2 भी लग सकता है, या वुड से भी हम लोग पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बनाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लग सकता। खैर ये हमारा एरर नहीं था, मैं बस एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पूनम, यहां का सब्जेक्ट है, यूजुअली सिट्स V5। पूनम सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब का पांचवा फॉर्म आया। ये तो बिल्कुल ठीक है कि पूनम बैठती है यूजुअली, आमतौर पर। पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो, मिला एरर, मुझे मिल गया। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। एक रूल आपने पढ़ा है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो तो उसके आगे हमेशा द लगता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अ को हटा के डेफिनेट आर्टिकल द। पूनम यूजुअली सिट्स इन द फर्स्ट रो। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिथा विल बिन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। इस साल का जो CHSL का पेपर मैंने एनालाइज किया है, नहीं देखा है तो देख लेना, जो स्पॉटिंग एरर जिसमें मैं पढ़ा रहा था उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो एक फिक्स्ड फॉर्म है, मैं फिर से बता रहा हूं उसको। किसी सेंटेंस में अगर आप मॉडल यूज करोगे तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूअस में रखना चाहते हो तो उसके साथ बी लगाओ और फिर V4 लगाओ। अगर आप उसको परफेक्ट में रखना चाहते हो तो मॉडल लगाओ और उसके बाद हैव लगाओ प्लस V3 लगाओ। यही सारे फॉर्म्स मॉडल से बन सकते हैं। यहां क्या लिखा हुआ था कि प्रिथा विल बिन कुकिंग, ये नहीं होता। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विल लिखा है, यहाँ पे कुकिंग लिखा है, इसका मतलब शायद ये इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में हम सिंपली यहाँ पे बी लगा देंगे कि प्रिथा विल बी कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो खाना बना रही होगी तुम्हारे पसंद का। अगर आप इसके सेंस में ये लगाना चाहते थे कि खाना बना चुकी होगी तो आप वहां पे विल हैव कुक्ड भी कर सकते थे, गलत नहीं होता। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज दैट एंग्री दैट ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल। वो इतना गुस्सा था, इतने गुस्से में था कि उसने बुक को टेबल पे स्लैम किया, पटक दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्म भी हम कई बार पढ़ चुके। अगर कहीं सो लिखोगे तो आगे दैट होगा, अगर कहीं टू लिखोगे तो आगे टू होगा, पढ़ चुके हम लोग पहले। लिखा था ही वॉज दैट एंग्री दैट, ये नहीं बनता। जब भी आपको ऐसा कोई एडजेक्टिव वाला फॉर्म लगाना हो तो सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन बनेगा और टू के साथ टू का। तो यहां पे दैट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? सो। ही वॉज सो एंग्री दैट। क्वेश्चन नंबर 13, लाइशा शुड होल्डिंग अ मीटिंग इन द प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो इवनिंग। अभी 2 स्लाइड पहले मैंने ये चीज बोला था आपको कि मॉडल अगर कहीं यूज करो तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है। लिखा है लाइशा शुड, शुड एक मॉडल होता है और उसके बाद V4 लिखा है, गलत है। या तो आप इसको करो शुड बी होल्डिंग, या तो फिर सिंपल रखते हैं शुड होल्ड। ठीक है, किसी भी हिसाब से आंसर ये है लाइशा शुड होल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर। देख रहे हो CGL 23 का लेवल, इन एन हरी, बच्चे भी बना देंगे। यहां H से स्टार्ट है तो N नहीं लग सकता, इन अ हरी होगा, जल्दबाजी में। आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, कल खेतों में इतना काम करने के बाद डिड यू टुक अ ब्रेक। बहुत ही रिपीटेडली ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अगर किसी सेंटेंस में आप डू, डिड और डज लिखते हैं तो इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो टुक होगा कि टेक होगा? ऑब्वियसली टेक होगा। तो आंसर क्या होगा? आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे डिड यू टेक अ ब्रेक। ठीक है, डिड यू टुक नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 16, सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल टू वियर विथ हर न्यू ड्रेस। इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जरा एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब ऑप्शन है डैश कमिंग, आपको भरना है इज आर, आपने यहां भरा होगा आर। द प्रिंसिपल एंड टीचर
डैश कम, यहां होगा इज। क्या अंतर आया, क्यों ऐसा हुआ? देखो एक रूल है, जब भी आप किसी दो नाउन को एंड कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं और इन दोनों के आगे कोई भी आर्टिकल लगा होता है, यहां पे तो मैंने एग्जांपल में दोनों में द लगाया है, पर कोई भी आर्टिकल हो सकता है, जब भी इनमें दोनों में आर्टिकल लगा हो, इसका मतलब वी आर टॉकिंग सेपरेटली अबाउट टू डिफरेंट पीपल। प्रिंसिपल अलग आदमी है, टीचर अलग आदमी है। सो द प्रिंसिपल एंड द टीचर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल हियर। चूंकि दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया है, आ। द प्रिंसिपल एंड टीचर का मतलब होता है एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और वही आदमी टीचर भी है। लेट्स से कोई छोटा सा स्कूल है जहां पे एक ही टीचर और वही प्रिंसिपल है, वही टीचर है, वही स्कूल चलाते हैं, तो प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है। कैसे पता चला? एक ही बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ था। तो जब भी कभी दो डिफरेंट नाउन के आगे दो डिफरेंट आर्टिकल्स का इस्तेमाल हो, ऐसे केस में हम दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। जबकि अगर दोनों के आगे केवल एक आर्टिकल का इस्तेमाल हो, इसका मतलब एक ही चीज है जो दोनों डिजिग्नेशन होल्ड किए गए। आ जाओ क्वेश्चन पे। लिखा है कि सुमन हैज बॉट, हैज के बाद क्या लगता है, V3। ये तो ठीक है। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट सॉल। अ ब्लैक, पहला, चूंकि इसके आगे ब्लैक के आगे आर्टिकल ए लगा हुआ है, सो हम एक ब्लैक सॉल की बात कर रहे हैं और दूसरे व्हाइट सॉल की बात कर रहे हैं। टू वियर विथ अ न्यू ड्रेस, मतलब सुमन ने एक ब्लैक खरीदा और एक व्हाइट सॉल खरीदा, दो डिफरेंट सॉल खरीदे ताकि वो न्यू ड्रेस के साथ पहन सके। अब बताओ सुमन बेवकूफ है क्या? कोई भी इंसान अपनी ड्रेस के साथ एक शॉल पहनेगा या दो शॉल पहनेगा? ऑब्वियसली एक शॉल पहनेगा। अभी जो लिखा है उसका क्या मतलब हो रहा है कि ब्लैक शॉल अलग है और व्हाइट शॉल अलग है, जो जिसका कोई सेंस नहीं बनता। शायद ये कहना चाह रहा था अब ब्लैक एंड व्हाइट शॉल, कि एक शॉल खरीदा है जिसका जो रंग है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट? सो ब्लैक एंड अ व्हाइट नहीं होगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। Question number 17. A lot of adulterants are chemicals that can lead to a range of health problems in both children and adults. लिखा है कि बहुत सारे ऐसे मिश्रण हैं जो कोई ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से जो लीड कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को बच्चों में भी और जो बड़े लोग हैं उनमें भी। बहुत ही बचकाना एरर है। एन रेंज लिखा हुआ है, कभी हो सकता है क्या? क्या होगा? ऑरेंज। इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। 18. I am sure that the postman would be coming shortly to deliver the letter. लिखा है I am sure, मैं पक्का हूं, मैं निश्चित हूं इस बारे में। I am sure that, that conjunction है, the postman subject है, would be, हम यहां पास्ट क्यों करें? एक तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का टोन पकड़े हुए, तो हम पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट में रखना चाह रहे हैं, और दूसरा यहां पास्ट करने का कोई लॉजिक है, क्योंकि वुड हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम इमेजिनरी चीजों की बात करते हैं। अब यार मैं श्योर हूं कि पोस्टमैन आएगा, जल्दी ही आएगा और लेटर डिलीवर करेगा, इसमें तो कोई अनरियल बात है नहीं कि हम वुड यूज करें। इसलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, विल। सेंटेंस को सिंपल रखेंगे कि आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली, जल्दी आ रहा होगा और वो आके डिलीवर करेगा लेटर। क्वेश्चन नंबर 19. डू यू वॉन्ट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद? क्या तुम एक जू देखना चाहोगे जब तुम अहमदाबाद जाओगे? ठीक है। क्वेश्चन इन यहां पे क्वेश्चन मार्क में था, सो इंट्रोगेटिव सवाल है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यू के लिए डू आ रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, उसके साथ बेस फॉर्म आता है डू के साथ, कोई एरर नहीं है। टू विजिट इन्फिनिटिव है, कोई एरर नहीं है। अ जू ठीक है। व्हेन यहाँ का कंजंक्शन था, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ V1 आता है, बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें ठीक है। देखो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए था नो एरर, पर क्या है एसएससी के अजीब खेल होते हैं, ऑप्शन में कहीं पे भी नो एरर नहीं दिया, तो एसएससी कह रहा है कि बाल की खाल निकाल दो। तो बाल की खाल हम कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा सा ठीक होता सेंटेंस, और बेहतर साउंड करता अगर हम ये कहते कि क्या तुम वो जू देखना चाहोगे अहमदाबाद में जो फेमस जू है वहां का। सो उस केस में चूंकि किसी पर्टिकुलर जू की बात हो रही है तो हम यहाँ पे द जू लगा सकते थे। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं मैं एग्री नहीं करता इससे, सेंटेंस नो एरर था मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है, एसएससी ने कहा तो अ को हम द कर देंगे। ठीक है, बट चैलेंज होना चाहिए था, सवाल हुआ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20. Nobody from the gathering of odd people could guess the accident occurring blast. बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल। क्या लिखा है कि nobody from the gathering of odd people। देखो पहले जो redundant चीजें है ना, redundant एक टर्म नोट करना कॉपी पे। redundant मतलब होता है यूजलेस, जो चीजें काम की नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस चूंकि लंबा है और कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो जो redundant चीजें हैं पहले हम उनको निकाल देंगे।
लिखा है नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग, गैदरिंग मतलब भीड़, फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन, द गैदरिंग क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हमारे किसी काम का है क्या, किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रामर एरर दिख नहीं रहा हमें। ऑफ प्रीपोजिशन, ऑड पीपल इसका ऑब्जेक्ट, कोई एरर नहीं, हमारे काम का नहीं। अब सेंटेंस क्या बच रहा है, नोबडी जो यहाँ का सब्जेक्ट था, कोई भी नहीं, कुड गेस, कुड क्या है मॉडल है, इसके बाद बेस फॉर्म आता है, तो कुड के साथ गेस तो बिल्कुल ठीक है। नोबडी कुड गेस व्हाट, नोबडी कुड गेस द एक्सीडेंट, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑकरिंग ब्लास्ट क्या है, अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि नोबडी कुड गेस द एक्सीडेंट तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता, पर फिर ये ऑकरिंग ब्लास्ट जो है ये कोई मीनिंग भी नहीं दे रहा, और ये सेंटेंस में आया क्यों ये समझ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब हम जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं है शायद सेंटेंस। चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं, नोबडी सब्जेक्ट है, ये तो फिक्स्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये भी फिक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे सोचना सीखना, ठीक है, ध्यान देना मैं मेरे पूरे एनालिसिस पे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि गेस एक ट्रांजिटिव वर्ब जैसा यहां काम कर रहा है, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, या तो हम एक्सीडेंट को ऑब्जेक्ट बोले या तो हम ब्लास्ट को ऑब्जेक्ट बोले, या तो हम एक्सीडेंट को ऑब्जेक्ट बोले या तो हम ब्लास्ट को ऑब्जेक्ट बोले। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, यहां कोई प्रोनाउन था नहीं, दो नाउन के वर्ड्स थे, एक्सीडेंट था और ब्लास्ट था। अब सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई गेस नहीं कर सकता एक्सीडेंट को, या कोई नहीं गेस कर सकता था ब्लास्ट को। सेंस तो ब्लास्ट वाला ठीक लग रहा है, क्यों ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी हमने एक्सीडेंट लगा के देखा था, फिर ये जो दो पार्ट था ऑकरिंग और ब्लास्ट, ये जो दो शब्द थे इनका सेंटेंस में कोई काम ही नहीं बचा था, फिर इसे लिखा क्यों, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ झोल है। ब्लास्ट को मान के देखते हैं, चलो अब हमने क्या किया, एक्सीडेंट को ना मान के ब्लास्ट को ऑब्जेक्ट माना, ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक, कि कोई भी इंसान जो है वो गेस नहीं कर सकता था ब्लास्ट को। अब ये क्या है, एक्सीडेंट ऑकरिंग क्या है, एक्सीडेंट ऑकरिंग लिखा है यहां पे, ठीक है, ऑकरिंग ब्लास्ट। चलो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। ऑकरिंग का अगर हम ब्लास्ट के साथ रिलेशन देखें तो ये नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है, राइट। ऑकरिंग ब्लास्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा ब्लास्ट जो बार बार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पर यहां पे लिखा हुआ था कि कोई भी गेस नहीं कर पाया उस ब्लास्ट को जो हो गया। अच्छा ब्लास्ट हो चुका, इसका मतलब ऑकरिंग ब्लास्ट होगा कि ऑकर्ड ब्लास्ट होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना ये, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, अब तो पुख्ता हो गया, ये क्या है, ये उसका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव गलत फॉर्म में था तो हम उसको ऑकर्ड कर देंगे, वो ब्लास्ट जो हो चुका ऑकर्ड ब्लास्ट। अच्छा ब्लास्ट कैसे हुआ था, ये जो एक्सीडेंट वर्ड है इसमें कुछ मिसिंग है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं एक्सीडेंटली ऑकर्ड ब्लास्ट, ऐसा ब्लास्ट जो गलती से ऑकर हो गया, एक्सीडेंटली ऑकर्ड ब्लास्ट। अब बिल्कुल सही सेंस बन रहा है, इसका मतलब ये था सेंटेंस में एक्चुअली कि नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द ऑड पीपल, कोई भी जो लोग वहां खड़े थे उनकी भीड़ में से, कुड गेस द एक्सीडेंटली ऑकर्ड ब्लास्ट, जो ब्लास्ट अचानक से हो गया उसे कोई भी गेस नहीं कर सकता था। अब बिल्कुल सही सेंस बन रहा है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन में एरर था, यहां पे होना चाहिए था द एक्सीडेंटली ऑकर्ड ब्लास्ट। होपफुली आपको समझ में आया, अच्छा सवाल था और रेक्टिफिकेशन काफी स्टैंडर्ड था। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, जरूरत पड़ेगी तो मैं अगले वाले वीडियो में एक आधा क्वेश्चन यहां से उठा के बता दूंगा जिसमें आपको डाउट होगा, ठीक है, अगर कमेंट में मैं क्लियर नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 21, आई हैव रेड दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा है ताजमहल के आगे द लगाना यूनिक चीज है, पढ़ा है ना, आईफिल टावर के आगे द लगाना यूनिक चीज है, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी तो यूनिक चीज है, तो द लगाओ ना इसके पहले। क्वेश्चन नंबर 22, Mr. Ram Kumar, the cashier, are on a temporary withdrawal from service. राम कुमार जो कि केशियर है वो टेम्पररी विड्रॉल में है सर्विस की। इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि राम कुमार और केशियर अलग अलग आदमी है, इसको बोलते हैं नाउन ऑफ एपोजिशन। एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन का मतलब होता है कि जब आप किसी दो नाउन को एक ही आइडिया कन्वे करने के लिए यूज करते हो तो उसको नाउन इन एपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं राजेश माई फ्रेंड हैज कम, राजेश जो कि मेरा दोस्त है वो आया है। अब ये राजेश और माय फ्रेंड अलग अलग आदमी नहीं है, राजेश ही मेरा दोस्त है, मैं उसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसके थ्रू, ठीक है, इसको बोलते हैं नाउन ऑफ एपोजिशन या केस ऑफ एपोजिशन। यहां क्या लिखा हुआ था, मिस्टर राम कुमार, और यही राम कुमार केशियर, राम कुमार जो कि केशियर है, आर ऑन। अच्छा अब राम कुमार तो एक ही व्यक्ति है भाई, तो आर कैसे लगेगा, क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23,
सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। सीता ने एक सोने का हिरन देखा और राम से रिक्वेस्ट किया उसे कैप्चर करने को। रामायण की बहुत फेमस घटना है ये। सो क्या लिखा है कि सीता स्पॉटेड, सीता सब्जेक्ट, स्पॉटेड वर्ब, स्पॉटेड व्हाट, गोल्डन डियर, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहां एक गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि अगर हम डियर की बात करें तो ये एक काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। वही वाला एग्जांपल है जहां पे मैं आपको बार बार बोलता हूं ही इज बॉय, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। हमें लिखना पड़ता है ही इज अ बॉय, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अकेले नहीं आ सकता। तो यहां लिखा था गोल्डन डियर, गलत है ना। क्या होना चाहिए था, सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर। ठीक है, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब। सबर्ब का मतलब होता है शहर से जो दूर इलाका हो ना, उसको सबर्ब कहते हैं, शहर में नहीं, शहर से थोड़ा बाहर। तो लिखा है कि अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट। याद करो हमने कितनी बार ये पढ़ा है, बोला है मैंने आपको कि द का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे आप डेफिनिट चीजों की बात कर रहे हैं, विच मींस ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र पहले हो चुका था। तो क्या पहले हमने किसी अपार्टमेंट का जिक्र सेंटेंस में पढ़ा कि एक अपार्टमेंट जिसमें भूत रहता है, अनिकेत उसी अपार्टमेंट में रहता है, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब यह है कि पहले कभी जिक्र नहीं हुआ, तो हम किसी ऑर्डिनरी अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम द क्यों लगाएंगे, डेफिनेट थोड़ी है। तो क्या होगा, अनिकेत लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। Question number 25. In this world of competitions, every one of us is required to plan our course careful. लिखा है कि इस दुनिया में, कैसी दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में, एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू प्लान, हम में से हर किसी को ये जरूरत है कि हम अब प्लान करें अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, जिसका मतलब है हम कैसे बिहेव करने वाले हैं, हम क्या काम करने वाले हैं, उस कोर्स को प्लान करें केयरफुल। आ जाओ, एरर मिल चुका है। केयरफुल, ब्यूटीफुल, क्या है ये? सारे के सारे एडजेक्टिव। मैंने पहले भी बोला एडजेक्टिव पकड़ने का तरीका, दो शब्द से कोई भी फ्रेज बना लो, जैसे कि ही इज अ केयरफुल बॉय। केयरफुल बॉय, ये बॉय क्या है, नाउन है। तो केयरफुल क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि इसी की तो तारीफ कर रहा है ये। तो नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब केयरफुल जो है ये क्या एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसके लिए आता है, ये आता है या तो नाउन के लिए या तो प्रोनाउन के लिए। क्या इस सेंटेंस में ये केयरफुल एवरीवन के लिए आया है? सोच के देखो, हम सबको जरूरत है अपने काम को केयरफुल प्लान करने की। इसका मतलब ये केयरफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लान। प्लान क्या है, यहां पे वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये केयरफुल होना चाहिए कि केयरफुली होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए कि एडवर्ब होना चाहिए। जब भी आप किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हो तो ये इसकी कैपेसिटी किसके पास है, एक एडवर्ब के पास है। और एडजेक्टिव को हम एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा के हम इसे एडवर्ब बना सकते हैं, विच मींस हम केयरफुल नहीं लिखेंगे, हम केयरफुली लिखेंगे। तो आंसर है केयरफुल की जगह पे केयरफुली होगा। एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू प्लान आवर कोर्स केयरफुली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम। एरर मिल गया है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम। सोचो, एक इन्वेस्टिगेशन है जिसे रिसर्च टीम के द्वारा कंडक्ट किया गया है, रिसर्च टीम के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो अगर इनके द्वारा कंडक्ट किया जा चुका है तो द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग होगा, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड होगा। क्या क्या करेक्ट है, कंडक्टेड। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम। अब आप बोलोगे सर क्या यहां पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। एक्चुअली यहां पे ओमिटेड है रिलेटिव प्रोनाउन, होना क्या चाहिए था, द इन्वेस्टिगेशन विच वॉज या दैट वॉज कंडक्टेड। ठीक है, होना चाहिए था द इन्वेस्टिगेशन दैट वॉज कंडक्टेड या विच वॉज कंडक्टेड। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। सोचो, इन्वेस्टिगेशन किसी को कंडक्ट किया करेगा या इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन, ये एक्शन का, कौन से एक्शन का, कंडक्ट करने का, डूअर है कि रिसीवर है? अब इन्वेस्टिगेशन तो कोई इंसान नहीं है कि कुछ कंडक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन को ही कंडक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये इस एक्शन का रिसीवर है। अगर इस एक्शन का ये रिसीवर है तो सेंटेंस कौन से वॉइस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तीसरा फॉर्म लगता है। यहां क्या लगा हुआ है, चौथा फॉर्म। गलत है या नहीं है? होना क्या चाहिए था, कंडक्टेड। मुद्दे की बात यह है कि ये वाला ओमिटेड है, अंडरस्टूड है, इसलिए नहीं लिखा जाता। हालांकि आप उसको अगर इलाबोरेट करोगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27, इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट। पिछले रात की बात है,
तो पास्ट टेंस में होगा सेंटेंस, पास्ट टेंस में तो है। लिखा हुआ है इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स। ये देखो, ये जो नॉट वाली चीज है ना, ये बहुत सिंपल है पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखा है कि वो रवि था, उसके दोस्त नहीं। अब उसके दोस्त नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। मुद्दे की बात है कि काम कौन कर रहा है, रवि ही तो कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, रवि ही होगा। तो लिखा है कि इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स को मारो गोली, हु वर शाउटिंग। ये हु किसके लिए आया, कौन चिल्ला रहा था, रवि, क्योंकि साफ साफ लिखा, उसके दोस्त नहीं चिल्ला रहे थे, रवि चिल्ला रहा था। तो ये शाउट जो एक्शन है उसका डूअर कौन है, रवि है। इसका मतलब यहां पे ये लिखा हुआ है कि रवि वर शाउटिंग। अब बोलो एरर मिला कि नहीं मिला, रवि वर शाउटिंग, रवि वॉज शाउटिंग, रवि तो एक बंदा है, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग करियर स्टार्टेड एट द टेंडर एज ऑफ 19। लिखा हुआ है कि वॉशिंगटन इरविंग का जो राइटिंग करियर है, सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब एट द टेंडर एज ऑफ 19। एक वॉशिंगटन इरविंग नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका जो राइटिंग करियर है वो एक बहुत ही नाजुक, टेंडर मतलब नाजुक होता है, नाजुक 19 साल की उम्र में शुरू हो गया था। व्हेन कंजंक्शन, आगे दूसरा क्लॉज, ही ज्वाइंड हिज ब्रदर, ही सब्जेक्ट, ज्वाइंड वर्ब, हिज ब्रदर पीटर्स न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल। जब उन्होंने ज्वाइन किया अपने भाई पीटर का न्यूज़पेपर जिसका नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल, एज जर्नलिस्ट, मिल गया एरर, एज जर्नलिस्ट। फिर से वही बात है, क्या आप जर्नलिस्ट को काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, क्या आप इसे गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं साहब। अगर गिन सकते हैं तो क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सेंटेंस में, बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जर्नलिस्ट तो नहीं लिखा, तो इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा, राइट। तो क्या करेंगे, एज अ जर्नलिस्ट। आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है, एज अ जर्नलिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, The government has been accused in not doing enough to combat climate change। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश सुनते हैं, थोड़ा बहुत भी रीडिंग करते हैं, या अनजाने में भी सबकॉन्शियसली अगर इंग्लिश सुना है, तो आपने ये जरूर सुना होगा accused of, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, लगना। ठीक है, तो क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड, गवर्नमेंट के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो काफी काम नहीं कर रही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। कॉम्बैट मतलब लड़ाई होता है, उसको ओवरकम करने के लिए क्लाइमेट चेंज से सरकार कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उनके पास, कोई कॉम्बैट करने का या एक्शन करने का उसके लिए। लिखा है द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड इन, अक्यूज्ड इन नहीं होता साहब, क्या होता है, अक्यूज्ड ऑफ। आंसर नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ बनाते चलना। You should see a oculist, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, you should see an oculist। With reference of your letter, the organization wishes to hire you for the security service। आपके खत के संबंध में ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो आपको हायर करे, आपको नौकरी दे सिक्योरिटी सर्विसेज में। हिंदी में तो सुनने में ठीक लगा, इंग्लिश में गलत है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, विथ रेफरेंस टू, which means in relation to, किसी चीज के संबंध में। so that is with reference to your letter, यहां लिखा था with reference of your letter। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। 32, the food container is not enough big to meet the demands of the affected people। लिखा है जो फूड कंटेनर है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो डिमांड्स फुलफिल कर पाए, जो लोग अफेक्टेड हैं, जो लोग जिनको राहत पहुंचानी है उनको। द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग, ये वाला पहले भी आया था जब हम लोग एरर कर रहे थे CHSL का। इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है, विच मीन्स ही इज नॉट टॉल इनफ कहते हैं, ही इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ कहते हैं, एंड सो ऑन। तो जब भी इस्तेमाल होता है तो पहले एडजेक्टिव होता है और उसके बाद इनफ होता है। अगर हम यहां देखेंगे तो लिखा है द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग, होना क्या चाहिए था, बिग इनफ, राइट। 33, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ यू कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। लिखा है करण ने रेस्टोरेंट में कॉल किया ये पूछने के लिए कि क्या कल के लिए रिजर्व किया जा सकता है टेबल। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि सर यहाँ पे टुमारो लिखा था, आने वाले समय की घटना है, तो हम यहाँ पे कुड को हटा के कैन कर देंगे। अगर आप करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत होगा, मार्क्स आप पे कट जाएंगे। क्यों? अगर आपने कुड को हटा के कैन किया तो इस पार्ट में एरर, आप सेंटेंस को प्रेजेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं माइंड यू। ऐसे केस में करण सिंगुलर था तो कॉल कैसे होगा, फिर तो कॉल्स होना चाहिए ना। इसका मतलब एरर तो फिर यहां भी हो जाएगा, ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। गलत होगा कि नहीं होगा?
इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर ये चाह रहा था हम पूरे के पूरे सेंटेंस को पास्ट में लिखें। अगर हम यहाँ पे कॉल को कॉल्ड कर देते हैं तो ये भी जस्टिफाइड है और फिर ये भी जस्टिफाइड है कि कैन को पुट क्यों किया। तो अब अगर दिमाग में आपके ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर कल की बात हो रही है तो पास्ट कैसे लिखेंगे, देखो करण ने पहले कॉल किया था, मान लो आज सुबह कॉल किया था ये पूछने के लिए कि आने वाले कल के लिए वो टेबल बुक हो सकता है कि नहीं हो सकता, और ये घटना मैं आपको शाम को बता, ठीक है। तो करण का कॉल करना और पूछना पास्ट की घटना है, पर बुक कब के लिए कर रहे हैं, कल के लिए। तो यहाँ पे जो टाइम का रेफरेंस है वो टुमारो, ठीक है। सो कॉल का कॉल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। क्या तुम निश्चित कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक करेक्ट एड्रेस है इससे पहले कि तुम गाड़ी चलाना शुरू करो। तुम्हारे पास एक करेक्ट एड्रेस है एक करेक्ट एड्रेस कैसे होगा, वो करेक्ट एड्रेस होगा ना जहां तुम्हें जाना है, वो करेक्ट एड्रेस। इसका मतलब आप इस करेक्ट एड्रेस को डेफिनेट करना चाहते हैं। नहीं लगाइए, द लगाइए कि कैन यू मेक श्योर दैट यू हैव द करेक्ट एड्रेस। क्या तुम्हारे पास वही एड्रेस है जहां हमें जाना है, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ध्यान दीजिएगा प्ले वर्ब का पहला फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस में है और ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। इतनी बातें तो हमें अभी से पता है। तो क्या लिखा है कि आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। मैं क्रिकेट खेलता हूं अपने बचपन में अपनी बहन के साथ। अभी जो लिखा है इसका मतलब यह है कि ये इसका प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन है। तो कोई बच्चा ये कहता है कि मैं बचपन में खेलता हूं, अगर वो बच्चा है तो बचपन ही तो है उसका, कोई सेंस बनता है सेंटेंस का। शायद ये सेंटेंस में ये कहना चाह रहा था कि अब मैं जवान हो चुका हूं, जब मैं बच्चा था तो मैं अपनी बहन के साथ खेलता था। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए था, प्रेजेंट टेंस में। अब यहां पे दो तीन तरीके से सुधार सकते हैं। या तो आप कर दो आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए वीटो भी इस्तेमाल होता है, या फिर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दोनों में से आपको जो सटीक लग रहा है आप वो कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि एरर यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 36, by virtue of the given power to the power given to the leader, the followers accepted his decision. फिक्स्ड फ्रेज है by virtue of, मतलब जो ताकत जो पावर उस लीडर को दी गई थी उसकी मदद से, by virtue of, उसका फायदा उठाते हुए फॉलोवर्स ने उनके डिसीजन को मान लिया। जो करेक्ट फ्रेज है वो है by virtue of, जिसमें ऑफ की स्पेलिंग OF है, OFF नहीं। ये फ्रेज को ही गलत लिखा है, तो यहां पे OFF की जगह पे क्या होगा, ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। विनय सेड दैट, प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। दैट ही इज कमिंग होगा कि वाज कमिंग होगा, वाज कमिंग। द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट की जो टीम है वो कंडक्ट कर रही थी एक्सपेरिमेंट, ये देखने के लिए कि उनका जो लॉजिक है, उनका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं। तो लिखा है कि द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स वर कंडक्टिंग। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स लिखा है, ये ऑफ जो था ये प्रीपोजिशन था, इसके बाद जो नाउन आएगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे जो वर कंडक्टिंग लिखा हुआ है वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, तो साइंटिस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तो नहीं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बचा फिर हमारे पास, द टीम। अब देखो टीम एक कलेक्टिव नाउन, टीम भी होता है टीम्स भी होता है। अगर टीम लिखा हो तो हम एक टीम की बात कर रहे हैं, अगर टीम्स लिखा हो तो हम अनेक टीमों की बात कर रहे हैं। अब ये मुद्दा नहीं होता, बहुत के दिमाग में आएगा कि सर टीम लिखा है तो सिंगुलर कैसे हुआ। देखो टीम के अंदर 5 लोग हैं, 60 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, टीम कितनी है, एक ना, तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे। सेम एग्जांपल क्लास के लिए भी होता है। अब मैंने आपको बोला क्लास सिंगुलर है या प्लूरल है, आपके दिमाग तुरंत आएगा क्लास, क्लास मतलब बच्चे, बच्चे मतलब प्लूरल, तो फिर बताओ क्लासेस क्या होते हैं। फिर से वही लॉजिक है, क्लास के अंदर कितने बच्चे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लास कितना है, एक ना, तो वो सिंगुलर है। क्लासेस एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। टीम के अंदर कितने साइंटिस्ट है, फर्क नहीं पड़ता, टीम कितनी है, एक, सिंगुलर है। टीम्स एक से ज्यादा, प्लूरल है। यहां क्या लिखा हुआ था, द टीम, इसका मतलब हम सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो जो वर्ब हम देखेंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग, वर कंडक्टिंग होगा कि वॉज कंडक्टिंग होगा, आंसर है वॉज कंडक्टिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। हालांकि एक वीक एरर यहां पे और था कि यहां पे द टीम, चूंकि पहले इसका जिक्र नहीं किया गया कौन सा साइंटिस्ट की टीम है, तो अ टीम कह सकते हैं, ठीक है। पर ये चूंकि मेजर एरर है तो इसको ही एसएससी ने भी आंसर माना है, मेरे हिसाब से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट था, हालांकि एरर उसमें भी था।
क्वेश्चन नंबर 39, कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, क्या तुम प्लीज मुझे एक स्वेटर पास कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे, मिल गया एरर। इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड, अब फिर से देखो यहां पे द कोल्ड डे का इस्तेमाल किया गया है। द डे मतलब वो दिन जिसके बारे में पहले बात किया गया था, वो दिन जिसके बारे में हम सबको डेफिनेट है पहले से, हम सबको पता है पहले से। तो कह रहा है कि क्या तुम मुझे स्वेटर पास कर सकते हो। आज आज वो ठंडे का दिन है, वो ठंडे का दिन होने वाला है। वो मतलब पहले जिक्र हुआ था क्या सेंटेंस में, कहीं नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, आज एक ठंडे का दिन होने वाला है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी अ कोल्ड डे टुडे। 40, दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाय अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। लिखा ये जो रीजन है सब्जेक्ट है, वॉज स्ट्रक पैसिव वॉइस में है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये V3। द रीजन वॉज स्ट्रक बाय व्हाट, बाय अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिडंडेंट है, काम करने। अनयूजुअल एडजेक्टिव है, वेव क्या है, नाउन, बाय प्रीपोजिशन था, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। अब वेव पे आ जाओ। क्या आप ये समझते हैं कि वेव एक काउंटेबल नाउन है, वेव्स को काउंट किया जा सकता है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, और वेव्स वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, तो बिना काउंट किए तो ऐसा लगा नहीं सकते हम। इसका मतलब ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो क्या इस सेंटेंस में ये सिंगुलर काउंटेबल है, बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल है, वेव्स तो नहीं लिखा। तो फिर से वही वाली बात होगी जो भी हम लोगों ने डियर के लिए किया था, राम और सीता वाला एग्जांपल, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सो दिस रीजन वाज स्ट्रक बाय एन अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस। अगेन बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 41, इट इज इंपेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग, मिल गया है एरर मुझको। आप भी अगर बहुत रीडिंग करते हो तो आपको मिल जाएगा ऐसा एरर, पढ़ने में ही पता लगने लगेगा। लिखा है इट इज इंपेरेटिव, पहले इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। इट इज इंपेरेटिव का मतलब होता है ये जरूरी है, ये जरूरी है, इट इज एसेंशियल, इट इज रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग इट इज इंपेरेटिव, इट इज एसेंशियल। सो लिखा है कि इट इज इंपेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग। एरर ये है कि इट इज इंपेरेटिव के बाद इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट फॉर्म इज इट इज इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है। इट इज इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड। होपफुली क्लियर होगा। क्वेश्चन 42, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। क्या बचकाना क्वेश्चन है। हैड होगा, हैज होगा, हैव होगा, इन सब के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसी वीडियो में इसको कवर किया था। द डॉक्टर केम V2 है, आफ्टर द पेशेंट हैड पास नहीं होगा, हैड लिखा है तो पास लिखो इसे, तो क्या हो जाएगा, हैड पास्ड। CGL का पूछा हुआ सवाल, क्या सिंपल क्वेश्चन। 43, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, फिर से CGL का, वाह लॉटरी हो गया होगा, जिनके सेट में आया होगा। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर। अभी क्या यूज है, इनवाइट। इनवाइट को देखें तो V1 है, V1 क्या होता है, प्लूरल। अगर हमें इसे चेंज करना हुआ सिंगुलर में तो हम क्या करेंगे, V5 कर देंगे। तो हम इसे इनवाइट नहीं लिखेंगे, हम इसे इनवाइट्स लिख सकते हैं। शी ऑलवेज इनवाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। देखो एक इससे ना एक्चुअली बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो मैं वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लियर किए देता हूं। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि इंग्लिश और द इंग्लिश में डिफरेंस होता है, ऐसे ही फ्रेंच और द फ्रेंच में डिफरेंस होता है, ऐसे ही पुअर और द पुअर में डिफरेंस होता है, ऐसे ही रिच और द रिच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, पढ़ते हैं। देखो जब आप इंग्लिश बोलोगे, सिर्फ इंग्लिश, कोई आर्टिकल नहीं उसके अंदर, तो आप किसी भाषा के बारे में बोल रहे हो। लिखा है कि व्हेन यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल इंग्लिश रेफर्स टू द लैंग्वेज। आप भाषा के बारे में बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां लिखा है कि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, हम भाषा की बात करें। जब आप द इंग्लिश बोलोगे, इसका मतलब आप ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो ब्रिटेन में पैदा हुए, इंग्लैंड में पैदा हुए, उनको द इंग्लिश बोला जाता है। इसलिए आप बहुत बार सुनोगे द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया। तो क्या भाषा वाली इंग्लिश की बात की जा रही है, नहीं, अंग्रेजों के बारे में बोला जा रहा है। सो द इंग्लिश अंग्रेजों को कहते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा को कहते हैं। सो दोनों में अंतर यह है कि इंग्लिश एक भाषा का नाम है, उसके आगे हमने जब द लगा दिया तो हम वहां के लोग की बात कर रहे हैं। सेम लॉजिक लगता है फ्रेंच के ऊपर भी। फ्रेंच एक भाषा है जो कि फ्रांस में बोली जाती है, जबकि आप जब द फ्रेंच बोलते हो इसका मतलब फ्रांस के लोग। सो द इंग्लिश इंग्लैंड के लोग, द फ्रेंच फ्रांस के लोग। इसी तरीके से पुअर और द पुअर में अंतर है।
क्या अंतर है? पुअर एक एडजेक्टिव है, द पुअर एक नाउन है। फिर से सुनो, पुअर एक एडजेक्टिव है, द पुअर एक नाउन है। पुअर मतलब होता है गरीब। आप जब भी कहीं पे पुअर लिखोगे तो आपको इसके बाद कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा, जैसे कि पुअर मैन, पुअर फैमिली। सो पुअर जहां भी लिखोगे इसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा क्योंकि एडजेक्टिव है। जबकि द पुअर मतलब होता है गरीब लोग। ये अपने आप में ऑलरेडी एक नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है। लिखो, देखो यहां पे क्या लिखा है कि व्हेन यूज्ड विद द इट एक्ट्स एज अ कलेक्टिव नाउन। ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है जब आप इसके आगे द लगा देते हैं। जैसे कि द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर टू हेल्प द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग। सो पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग। इसी तरीके से रिच और द रिच में भी अंतर होता है। रिच मतलब होता है अमीर, द रिच मतलब होता है अमीर लोग। जैसे कि द रिच ऑफन हैव एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर। जो अमीर लोग हैं उनकी पहुंच होती है अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं के ऊपर। सो द रिच मतलब अमीर। तो हमने अभी क्या सीखा कि द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग और द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, राइट? अब दो इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो भी ध्यान देना। यहां पे लिखा है कि दीज कलेक्टिव नाउन्स विथ द आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। मतलब जब कभी आप द पुअर बोलते हो, जब कभी आप द रिच बोलते हो, तो ये सारे के सारे, या द इंग्लिश बोलते हो, द फ्रेंच बोलते हो, तो ये सब अपने नेचर से प्लूरल है, इसीलिए हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, द इंग्लिश आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशंस, क्योंकि ये द इंग्लिश प्लूरल था। अब यहां द इंग्लिशेस मत ढूंढने लगना, नहीं मिलेगा। द पुअर नीड सपोर्ट, नीड क्या है? V1 है, प्लूरल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द पुअर अपने आप में प्लूरल था। सो लिखा है विदाउट द आर्टिकल वर्ड्स लाइक इंग्लिश एंड फ्रेंच टिपिकली रेफर टू लैंग्वेजेस नॉट ग्रुप ऑफ पीपल। जब इनके आगे आर्टिकल नहीं लगा होता तो ये एक भाषा का नाम है। ऑलरेडी हम लोग ये बात जान चुके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ यहां पे वापस क्वेश्चन 44 पे। क्या लिखा है कि द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। द इंग्लिश मतलब ब्रिटिश लोग, यहां पे लोगों की बात हो रही है। फ्रेंच भाषा की बात हो रही है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, अंग्रेज फ्रेंच भाषा से लड़ेंगे? भाषा कोई इंसान है? नहीं ना, हम ऐसे इंसान इंसान बनाना पड़ेगा। आंसर यह है कि द इंग्लिश ऑफन फॉट द फ्रेंच। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45। अब ये जो मैंने बताया है ये पीडीएफ के स्लाइड में है ऑलरेडी। अगर पीडीएफ आपको पता नहीं है कहां मिलेगा तो नीचे लिख रखा है, जो टेलीग्राम चैनल है क्यूइंग ऑफिशियल का, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं विद इन 24 आवर्स वहां पे पीडीएफ अपलोड हो जाता है। 45, द मैन इज अ सोशल एनिमल। फिर से हमने जब इसके आगे द लगा दिया तो हमने इसे डेफिनेट कर दिया। क्या हम किसी खास आदमी के बारे में कह रहे हैं क्या कि वो एक सामाजिक जंतु है? आपको नहीं लगता कि ये बात जनरलाइज्ड है, ये सारे इंसानों पे लागू होती है, सारे मर्दों पे लागू होती है, सारे पुरुषों पे लागू होती है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। द मैन मतलब कोई खास आदमी थोड़ी है, सबके सब है। तो जनरलाइज है तो जनरल रखिए इसे, यहां से द हटा दीजिए, मैन इज अ सोशल एनिमल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। दर्शन बना रहा था, ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क। फिर से वही बात है, हैड हो, हैज हो, हैव हो, इनके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। मैं बार बार क्यों लिखता हूं? क्योंकि आप जितनी बार इसे देखेंगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें उतनी स्ट्रांग होती जाएंगी। एग्जाम में फिर यही क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो हैड के बाद V3 लगाना चाहिए था, तो गॉन होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 47, वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी टुनाइट एट 8? CHSL का सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। एन मूवी होगा या अ मूवी होगा? एन करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 48, ही इज नॉट रिच, वो अमीर नहीं है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता, टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। भर भर के आर्टिकल के क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सपेंसिव किससे स्टार्ट हो रहा है? एक्सपेंसिव स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड ई के साथ, तो ए लगेगा या एन लगेगा? एन एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, एन एक्सपेंसिव होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विद मनी। जो गरीब लोग हैं, याद करो अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि द पुअर मतलब गरीब लोग। तो क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पैसे के पास है, जो सॉल्व किए जा सकते हैं पैसे से। थोड़ी देर पहले मैंने उस स्लाइड में, वापस जा रहा हूं स्लाइड पे, उस स्लाइड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाया था आपको कि ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जिनके आगे द लगा होता है वो हमेशा प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। यहां एग्जांपल भी था द पुअर का। आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। लिखा है द पुअर अंडरगोज, द
पुअर अंडरगोज। अंडरगोज को अगर हम लोग देखें तो ये V5 है, सिंगुलर है, राइट। द पुअर अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल वायलेट नहीं कर रहा? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो यहां पे अंडरगोज नहीं होगा, यहां पे अंडरगो होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। सेंटेंस यहां पे पास्ट टेंस में लिखा है कि अगर चीजें नॉर्मल नहीं होती पैंडेमिक के बाद, तो इंसान को नया नॉर्मल इसी को मानना पड़ेगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखो कि इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस 1 में बनेगा और इसका मतलब होगा ये ओपन कंडीशन है, इसके होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक। दूसरा तरीका, आप यहां वर्ड छोड़ दो और इसको वुड कर दो, तो कंडीशनल नंबर 2 बनेगा, जो कि एक क्लोज्ड कंडीशन है, जिसमें आप ऐसी बातें करते हैं जिसका होना इम्पॉसिबल है। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर चीजें नॉर्मल नहीं होती कोविड के बाद, तो लोगों को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ न्यू नॉर्मल। तो लोगों ने तो किया ना, ऑफलाइन एजुकेशन पूरा पूरा ऑनलाइन चला गया, लोगों के बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन चले गए, लोग हाइजीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे, बीमार होते ही हॉस्पिटल जाने लगे, तो न्यू नॉर्मल तो वही हो गया। इसका मतलब जो बातें यहां की गई हैं, क्या वो इम्पॉसिबल बातें हैं? क्या क्लोज कंडीशन में लिखना ठीक रहेगा? सुधार तो बहुत तरीके से सकते हो, पर क्लोज कंडीशन वाला नहीं हो सकता, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको कंडीशन सेंटेंस 1 में लिखें, तो 1 में ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, आंसर होगा वर के जगह पे आर होगा। अब एक डाउट दिमाग में आएगा कि सर हमने पढ़ा था कि इफ के बाद V1 या V5 लगता है, तो एक बात मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि आप इसके टेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जब तक आप कंडीशन सेंटेंस 1 लिख रहे हैं, तब तक आप इसके फॉर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नॉर्मली टाइप 2 और टाइप 3 में छेड़छाड़ नहीं होता, ठीक है। पर 1 में और कुछ हद तक 0 में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं और आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अगर यूजफुल लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जहां भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, टेलीग्राम के चैनल से जुड़े हो, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़े हो, शेयर करना, बाकियों को भी पढ़ने का मौका देना, चैनल को भी ग्रो करने का मौका देना। 51 नंबर, ही स्पीक्स प्लेजेंटली विथ हर यस्टरडे इवनिंग बट नॉट टुडे। ही स्पीक्स, राइट, क्या लिखा है, स्पीक्स, वर्ब का कौन सा फॉर्म, पांचवा, कौन सा टेंस, प्रेजेंट। तो सेंटेंस प्रेजेंट में लिखना चाह रहा था कि ही स्पीक्स प्रेजेंटली, उसने बहुत खुशी से बात की, बहुत अच्छे से बात की, विथ हर यस्टरडे। भाई केस गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो खुश होकर बात करने की जो बात की गई थी, प्रेजेंटली बात करने की जो बात की गई थी, ये घटना कल की थी। तो अगर कोई घटना कल की थी, याद करना, यस्टरडे, लास्ट डे, पहले बोला है लास्ट मंथ, लास्ट वीक, सारे के सारे V2 लेते हैं, क्योंकि ये घटना बीत चुकी है। अगर V2 लेते हैं तो स्पीक सही है, या इसको हम V2 में चेंज कर दें और बना दें स्पोक, तो आंसर होगा स्पीक्स के जगह पे स्पोक होना चाहिए, ठीक है। स्पोक प्लेजेंटली। क्वेश्चन नंबर 52, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। आज के ही सेशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कैसे चलता है फॉर्म, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन। यहां लिखा है द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, यहां क्या आपको टू दिख रहा है, इसके पहले एडजेक्टिव दिख रहा है, यहां बीच में एडजेक्टिव आता है, बीच में एडजेक्टिव आता है। तो अगर बीच में एडजेक्टिव आया है, आगे टू है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कहा गया, वेरी गुड टू बी ट्रू, ऑप्शन नंबर 2। 53, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। सिंपल क्वेश्चन यार, सीजीएल में पूछा है, ये लॉटरी निकल गई लोगों की। ये क्या था, सब्जेक्ट था, नीतू एक लड़की का नाम लग रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। हैव बीन नहीं होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस, मैं एक एप्पल लेके आया, फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। लिखा हुआ है कि मैं एक सेब लेके आया एक जगह से जिसके बारे में तुमने बताया था। रिकमेंड करना, किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी देना। तो लिखा है कि जिस जगह के बारे में तुमने मुझे बताया था, मैं उस एक जगह से एक एप्पल लेके आया। सोचो, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया है उसके बारे में, तो वो एक जगह है या वो जगह है? हिंदी में क्या अच्छा लगेगा, जिस
जगह के बारे में तुमने बताया था, उस जगह से मैं सेव लेके आया, या जिस जगह के बारे में तुमने बताया था एक जगह से मैं सेव लेके आया। सेंस नहीं बनता ना एक जगह से मैं सेव लेके आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस से बता दिया गया है कि उस जगह को आप पहचानते हो, आपको पहले अर्लियर उसके बारे में रिकमेंड किया जा चुका है। ऐसे केस में तो डेफिनेट आर्टिकल लगता है। तो क्या होगा, आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम द प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 55, an old man whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place। अब बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे whom को who कर दिया और बाद में क्वेश्चन को चैलेंज भी किया। एक्चुअली whom का who नहीं होता। क्यों नहीं होगा? हम कैसे जज करते हैं whom का who? दो तरीके से, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला तरीका है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, कभी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर। यहां पे मैं वो तरीका जो सब अपनाते हैं, सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, count the number of subjects, count the number of verbs for that subject। an old man whom we met, we subject, उसके लिए क्या verb आया, met, satisfied है। while coming back, ये coming को verb मत मानना, ये इस preposition का object था। while coming back from our college lives, verb है, इसका subject कौन है, old man, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये subject और ये verb आपस में satisfied है at my uncle's place। तो दो verb आए थे, दो subject आया था, तो यहां पे कहीं पे भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ पे whom को who कर देंगे, who अपने आप में सब्जेक्ट होता है, तो तीन सब्जेक्ट हो जाएंगे, दो वर्ब हो जाएंगे, सेंटेंस बैलेंस खो देगा। तो whom को who नहीं कर सकते हम यहाँ पे, वो एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं एरर क्या है। अभी जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है। क्या लिखा है कि एन ओल्ड मैन, एक आदमी, कौन सा आदमी भाई, whom we met while coming back from our college, जिनसे हम मिले जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। वो बूढ़ा व्यक्ति जिनसे हम मिले जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे, वो कहां रहता है, हमारे अंकल के घर पे। क्या आप इस बूढ़े आदमी को पहचानते हो जो अंकल के घर के पास रहता है? हाँ पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? उनसे हम ऑलरेडी मिल चुके हैं हमारे कॉलेज से आते हुए। इसका मतलब अब हम इसके आगे एन नहीं लगा सकते। एक बूढ़ा आदमी जिससे हम मिले कॉलेज से आते हुए हमारे अंकल के घर रहता है, गलत है। वो बूढ़ा आदमी जिससे हम मिले कॉलेज से वापस आते हुए मेरे अंकल के पास रहता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन, एन के जगह पे होगा द। क्वेश्चन नंबर 56, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। सच जानने के बाद जूरी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया केस में। सच जानने के बाद, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है, इसके आगे एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, दे वर लेड इन द सन द एंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। बहुत ही ज्यादा अच्छा और तगड़ा कॉन्सेप्ट है, समझना। दुनिया भर को कंफ्यूजन है ले और लाई में। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इस स्लाइड के थ्रू इस कंफ्यूजन को दूर करने का। पहले हम ले पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि द वर्ब ले मीन्स टू पुट समथिंग डाउन केयरफुली इन अ फ्लैट पोजीशन। आसान भाषा में मैं समझाऊंगा तो ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना या किसी चीज को बिछाना, किसी चीज को रखना या किसी चीज को बिछाना। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यह है कि आप किस चीज को रख रहे हो या किस चीज को बिछा रहे हो, आपको सेंटेंस में उसका जिक्र करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि आई शैल ले द ट्रे ऑन द बेड। मैं इस ट्रे को बेड पे रख दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं किसे रख दोगे, तो जवाब होगा ट्रे को रख दूंगा। इसका मतलब यह है कि ये जो ले है ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है जो व्हाट या होम का रिप्लाई कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। He laid a wonderful wooden floor in the dining room। उसने बिछाया अपने डाइनिंग रूम में एक बहुत खूबसूरत सा वुडन फ्लोर। क्या बिछाया, वुडन फ्लोर। इसका मतलब ये जो वर्ब लेड है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट आया है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, वंडरफुल वुडन फ्लोर। इसका मतलब ट्रांजिटिव है। अब आ जाओ लाई पे। लाई का हिंदी मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। अब ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं बोल रहा हूं मैं लेटा हूं तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब लाई जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप जब भी इसको सेंटेंस में यूज करोगे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अब देख लो यहां पे लिखा है कि आई लव टू लाई ऑन अ बीच एंड रीड। आई लव टू लाई ऑन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट, इस लाई वर्ड का ऑब्जेक्ट कहां है, नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। आगे लिखा है शी ले ऑन द बेड। शी सब्जेक्ट, ले वर्ब, ले वेयर, इसका जवाब मिलेगा, बट ले व्हाट नहीं मिलेगा, ले हुम नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब था। क्लियर है। द डॉग वॉज लाइंग
बाय प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कहां है, नहीं होता। तो यहां से हम सबसे पहला अंतर ये सीख रहे हैं कि ले का हिंदी मतलब होता है बिछाना, लाई का मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस सेंटेंस में आप ले को यूज करोगे या इसके फॉर्म को यूज करोगे आपको बताना पड़ेगा क्या रख रहे हो क्या बिछा रहे हो। जबकि लाई का मतलब होता है लेटना या पड़े रहना, इस ये इंट्रांजिटिव, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब देखो कंफ्यूजन कहां होता है। खैर एक बात और, लाई का एक और मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, ये सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। कंफ्यूजन कहां होता है वो समझना। कंफ्यूजन हुआ जब इसका V2 और V3 पढ़ा जाता है। ले का V2 होता है लेड और V3 होता है लेड। सो फॉर्म कैसे चलता है, ले लेड लेड। लाई का V2 होता है ले, एंड हियर इज द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कहां है कि ये अपने बेस फॉर्म में ले होता है और लाई अपने V2 में ले होता है, और इसी वजह से एसएससी बार बार इससे सवाल पूछती है। तो क्लियरली समझ लो, अभी लाई का V2 ले होता है, V3 लेन होता है। तो फॉर्म कैसे चलता है, ले लेड ले, लाई ले ले। अब सेंटेंस में जब इससे एरर पूछेगा तो आपको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ ये चेक करना ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें ले का फॉर्म लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें लाई का फॉर्म लगेगा। आ जाओ सवाल पे। लिखा हुआ है दे वर लेड इन द सन, दे सब्जेक्ट, वर लेड यहां का वर्ब है, वर प्लस V3 है, इसका मतलब इसको पैसिव रखने की कोशिश की गई है। दे वर लेड व्हाट, क्या यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव हो। पर देखो यहां पे टर्म का यूज किया गया था, टर्म यूज किया गया था लेड, ध्यान देना, टर्म यूज किया गया था लेड लेड। इसका मतलब यहां पे यूज कर रहा था ले का फॉर्म, जिसका मतलब होता है बिछाना या रखना। गलत है ना, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, हम ट्रांजिटिव नहीं यूज कर सकते, हमें इंट्रांजिटिव चाहिए। तो इंट्रांजिटिव का क्या फॉर्म होता है, लाई। तो ये लेड वर्ड जो है ये यहां पे गलत यूज है। अब आप क्या यूज कर सकते हैं, हमें V3 चाहिए, यहां देख लेना V3 क्या था, V3 था लेड। तो हम यहां क्या यूज करेंगे, ले, ठीक है। पर फिर भी गलत होगा, क्यों गलत होगा, अब देख लो यहां पे क्या लिखा है। अगर मैं लेन लगा देता हूं कि दे वर लेन इन द सन, उन्हें सूरज में बिछाया गया, उन्हें सूरज में लिटाया गया, गलत है ना। कहना यह चाह रहा था कि वो लेटे रहे पूरे के पूरे सुबह जब तक सुदर्शन आया नहीं। तो अगर वो लेटे हैं तो यहां पे V2 यूज करो, पास की घटना है। तो यहां पे क्या करेंगे, दे ले, और ये ले जो है ये V2 है, ये ले बेस फॉर्म वाला नहीं है, ठीक है, ये लाई का V2 ले है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले वीडियो में फिर कवर कर लूंगा इसको। 58 When I was in 5th grade, I used to ride on my red bicycle। ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका यार, कि अगर मैं जब 5वीं कक्षा में था, पास्ट की घटना है और वो एक हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू का नहीं। सो यूज्ड टू नहीं होगा, यूज्ड टू होगा। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल काउंटेबल है, उसके आगे ये लगा हुआ है, ठीक है। वॉज स्विमिंग सिंगुलर था तो उसके लिए वॉज लगा, वॉज के बाद V4 आता है, यहां भी कोई एरर नहीं है। इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा, नो एरर। It can get extreme cold during the winters. It can get extreme cold during the winters. चलो देखते हैं। कोल्ड, अगर मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलूं तो ये एक एडजेक्टिव होगा। कैसे, मैं बोल रहा हूं इट्स अ कोल्ड डे। सो डे क्या है, नाउन, तो कोल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये कोल्ड जो लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव। अगला वर्ड क्या था, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है हद, हद से ज्यादा, एक्सट्रीम। अब मैं किसी को कह रहा हूं कि ये बड़े एक्सट्रीम मेजर्स हैं, कि तुमने जो कदम उठाए हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स है। ये क्या है, नाउन, क्योंकि एस लगा के प्लूरल कर पा रहे। कैसा मेजर है, एक्सट्रीम मेजर। इसको क्वालिफाई करना है तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अब बोलो सेंटेंस सही है। आप क्या बोलना चाह रहे थे कि हद से ज्यादा ठंड है, तो सबसे पहले तो ये कोल्ड जो है ये इट के लिए आया। अब अगर मैं उसकी डिग्री बढ़ाना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हद से ज्यादा कोल्ड है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए तो हमें एक एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, एक्सट्रीम उठाया, ly लगा दिया, अब क्या बन गया, एक्सट्रीमली, फिर क्या हो गया, कोल्ड। सो होगा आंसर गेट एक्सट्रीमली कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 61, A owl was hooting throughout the night। A owl या an owl, इससे सिंपल सवाल क्या होगा, an lion is the most ferocious of all animals। अब यार ये मतलब
1-2 क्लास वाले क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे क्या? एन लाइन कैसे होगा, लाइन होगा। 63, the availability of funds will be ensured if they all try to submit the proposals on time। लिखा है कि अवेलेबिलिटी जो है फंड्स की उसको इंश्योर किया जाएगा अगर सारे के सारे ट्राई करें सबमिट करने का प्रपोजल टाइम पे। मान लेते हैं कोई टेंडर वगैरह निकला होगा और उसमें जो प्रपोजल्स सबमिट करने होते हैं, कह रहे हैं सबके सब अगर समय पे कर देंगे तो फंड कितना है वो बता दिया जाएगा और फंड आपको दे भी दिया जाएगा। तो लिखा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, ये यहां पे विल प्लस बेस फॉर्म का यूज किया गया। इफ दे ऑल ट्राइड, इफ क्लॉज और दे ऑल ट्राइड V2 हो जाएगा। अगर ये V2 है तो यहां विल के जगह पे क्या होना चाहिए था, वुड, राइट। कंडीशन नंबर 2 में लेके जाएंगे इसको, यहां पे V2 है तो यहां पे वुड होगा। पर फिर से वही बात है, क्या ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है? क्योंकि V2 का इस्तेमाल क्लोज कंडीशंस में होता है जहां पे इम्पॉसिबल सिचुएशंस की बात की जा रही हो, इम्प्रोबेबल सिचुएशंस की बात की जा रही हो। यार अगर सबके सब अगर प्रपोजल दे देंगे टाइम पे तो मैं फंड छोड़ दूंगा, ये तो प्रोबेबल बात है ना, ओपन कंडीशन है ना, तो इसको हम लोग 1 में रखेंगे, 2 में क्यों रखेंगे? सो इफ दे ऑल ट्राइड नहीं होगा, इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम, ये ज्यादा सटीक आंसर है। ठीक है। 64, he promised them that he would sure repay the loan urgently। उसने उन्हें प्रॉमिस किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, he promised them, conjunction subject, he would sure repay, sure repay एडजेक्टिव है ना sure। ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये तो ही के लिए आना चाहिए था कि वो श्योर है या नहीं है। क्या यहां पे ये मीनिंग था? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये श्योर रिपे के लिए आ रहा है कि मैं निश्चित तौर पर पैसे वापस कर दूंगा, निश्चित तौर पर पैसे वापस कर दूंगा। रिपे वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो आएगा वो एडवर्ब होना चाहिए। तो श्योर होना चाहिए कि श्योरली होना चाहिए? श्योरली होना चाहिए। आंसर क्या होगा? दैट ही वुड श्योरली रिपे। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इस पर। I think Jeremy will not have saved enough money, will not have save। कितनी बार एक ही चीज लिखना पड़ेगा तब एसएससी मानेगी? इनके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो हैव लिखा है, सेव होगा कि सेव्ड होगा? आंसर होना चाहिए सेव्ड होगा। 66, द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एंड लाइड अबाउट इट टू द पब्लिक। बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है कि द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ, पॉलिटिशियन जो है उनके ऊपर आरोप लगे। ठीक है, अब समझना बात, उनके ऊपर 2 आरोप लगे। पहला, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ये पहला आरोप है। और दूसरा कि उन्होंने पब्लिक से झूठ बोला, लाइड अबाउट इट। इन दोनों को कौन से कंजंक्शन से जोड़ा गया है? एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया। कॉमन चीज था द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ। इसका मतलब यह है कि ये जो एक्सेप्टिंग है ये इस ऑफ का, ये जो प्रीपोजिशन था ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो कौन से फॉर्म में है? जेरंड में है। पहले भी बता चुका हूं, जब भी किसी वर्ब को आपको ऑब्जेक्ट बनाना हुआ तो हमेशा आईएनजी में बनाना। तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टिंग। अच्छा, इसी ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये भी तो है, ये कोई लंदन से थोड़ी आया। ये ऑफ का ही प्रीपोजिशन, सॉरी ऑफ प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट एक्सेप्टिंग था। तो इसी ऑफ प्रीपोजिशन का तो लाइड भी होगा ना, क्योंकि यहां पे 2 सेंटेंस थे। द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, फुल स्टॉप। द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ लाइंग अबाउट इट टू द पब्लिक, फुल स्टॉप। ये 2 आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो इन दोनों में द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ कॉमन था, तो इसको मैं पहले लिख लिया और बाद की दोनों चीजों को एंड से जोड़ दिया। तो यार जब बात की दोनों चीजों को जोड़ रहे हो तो इसी ऑफ के लिए तो एक्सेप्टिंग भी आया, तो इसी ऑफ के लिए तो लाइड भी आएगा ना। तो फिर लाइड कैसे होगा? अगर हमें इसे ऑब्जेक्ट लिखना है तो जेरंड लिखना पड़ेगा, जेरंड लिखने के लिए लाइंग लिखना पड़ेगा। पैरेललिज्म में यही तो सिखाया जाता है हमें। तो यहां पे लाइड नहीं होगा, क्या होगा यहां पे? लाइंग अबाउट इट। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 67, सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले ये लिखा था कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 होता है, हैड के बाद V3 होता है। इंटरफेयर्ड होगा, इंटरफेयर। आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। व्हाइल आई रेड द बुक, जब मैंने किताब पढ़ी। व्हाइल मतलब होता है कोई काम करते करते। तो लिखा है कि मैं सो गया किताब जब मैंने पढ़ी। सही है क्या? व्हाइल का मतलब तो होता है काम करते करते। तो एक्चुअली सही होना चाहिए था कि मैं सो गया क्या करते करते? किताब पढ़ते पढ़ते।
अगर मैं कह रहा हूं कि मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है किताब पढ़ने का, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या नहीं है? कि भैया मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और उसी दौरान मैं सो गया। इसका मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो हम इसको क्या लिखेंगे? आई वॉज रीडिंग, क्योंकि पूरी घटना पास्ट की है ना, एम नहीं कर सकते, फेल लिखा है, V2 है, पास्ट है। तो क्या हो जाएगा? आई फेल अस्लीप व्हाइल आई वॉज रीडिंग द बुक। सिंपल सवाल था। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी। बीइंग किसी की स्थिति को बताता है। लिखा मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं बिजी अवस्था में हूं, बिजी स्थिति में हूं। यहां बीइंग की जरूरत क्या है? कोई कॉन्टिन्यूटी थोड़ी है। बीइंग रियली बिजी का मतलब मैं धीरे धीरे बिजी होता जा रहा हूं। गलत है ना? हम क्या कहते हैं यार, आई एम बिजी, आई एम बीइंग बिजी क्यों बोले? मैं हो रहा हूं ये नहीं है, मैं बिजी हूं। सो आई कैन टॉक राइट नाउ, आई एम रियली बिजी। बीइंग की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट। जब भी कोई लंबा सेंटेंस मिले ना, हमेशा वहां से रिडंडेंट चीजों को निकालिए। मैं बता चुका हूं ये क्या शब्द है। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट, टू प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट। विच इंक्लूड, ये विच किसके लिए आ रहा है? थ्रेट्स के लिए आ रहा है, थ्रेट्स के लिए आ रहा है। अच्छा, थ्रेट्स मतलब खतरा। कौन कौन से खतरे हैं जिसमें क्या क्या आते हैं? ये विच थ्रेट्स प्लूरल था, इसलिए यहां पे इंक्लूड आया है। ध्यान देना, इंक्लूड V1 में है, प्लूरल है ये प्लूरल इसलिए आया है क्योंकि विच प्लूरल को का एंटीसीडेंट था। कौन से वर्ड का प्लूरल था? थ्रेट्स का। तो थ्रेट्स प्लूरल तो इंक्लूड प्लूरल। अगर यहां पे थ्रेट होता तो हमें इंक्लूड करना होता। ठीक है। विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग स्पीसीज, जो स्पीसीज इंटरफेयर कर रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, पोल्यूशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर। मिल गया एरर। क्या आप टेम्परेचर को गिन सकते हो या आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो? काउंटेबल है या मेजरेबल है? ऑब्वियसली मेजरेबल है। आप उसको मेजर कर सकते हो, जैसे आप पानी को मेजर कर सकते हो, पर क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर जो है ये काउंट नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल चीज है। अनकाउंटेबल चीज का कभी ए लगता है क्या? कभी ए वाटर बोला है क्या आपने? नहीं ना। तो आंसर क्या होगा? टेम्परेचर के आगे ए यहां से हट जाएगा। हालांकि कॉलोक्वियल बोलचाल की भाषा में बहुत बार आप टेम्परेचर के साथ एस लगा के प्लूरल बोल जाते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम गलत है, मॉडर्न इंग्लिश में चलता है, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये गलत था। हम नहीं मानते, हम लोग तो जो पुराना ग्रामर है उसी को फॉलो करते हैं, एरर पॉइंट ऑफ व्यू से। 71, माय मदर सेड दैट बैन विल डन द असाइनमेंट टुडे। गलत है ना? बेस फॉर्म रखेंगे, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, याद दिलाना पड़ेगा बार बार। तो क्या होगा? डन को हटा के डू होगा। पर अभी भी सेंटेंस पूरा करेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां मदर सेड लिखा हुआ था जो कि V2 था, मतलब सेंटेंस था पास्ट में, तो ये भी किसमें बनेगा? पास्ट में। सो विल नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? वुड होगा। ठीक है, 1 मिनट का गैप, जरा पानी पी लो, मैं गला सूख रहा है मेरा। हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, आई कैन हियर समबडी नॉकिंग। क्या तुम प्लीज एक दरवाजा खोल सकते हो? मैं सुन पा रहा हूं कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। अच्छा, कोई दरवाजा अगर नॉक करेगा तो आप कोई भी दरवाजा खोल दोगे या जिस दरवाजे पे नॉक हो रहा है वो दरवाजा खोलोगे? ऑब्वियसली जिस दरवाजे पे नॉक हो रहा है आप वही दरवाजा खोलोगे। इसका मतलब आप किसी डेफिनेट दरवाजे की बात कर रहे हो, और डेफिनेट जैसे हुआ आर्टिकल क्या लगेगा? द। सो कैन यू प्लीज ओपन द डोर, क्या तुम वो दरवाजा खोल सकते हो जिसपे नॉक आ रहा है? मैं सुन पा रहा हूं कि कोई नॉक कर रहा है। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या तुम हमें लंच में ज्वाइन करना चाहोगे? आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा जो फिजिक्स क्लास है वो 1 बजे शुरू होता है, एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। अटपटा है थोड़ा सेंटेंस। क्यों? क्योंकि लिखा है कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरा जो फिजिक्स क्लास है वो शुरू होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, शुरू होगा 1 बजे और चलता है 3 बजे तक। यार ये चलता है, अगर हमने यहां पे डजंट लिखा, डजंट फिनिश, तो ये तो वर्ब का 5वां फॉर्म हो गया। 5वां फॉर्म हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। जबकि आप ये फिजिक्स क्लास 1 बजे शुरू होता है ये नहीं कह रहे, कब शुरू होता है वो हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ये वन टाइम इवेंट है कि आज लंच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 1 बजे क्लास शुरू होगा और खत्म कब होगा? 3 बजे क्लास खत्म होगा। ये वन टाइम इवेंट है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है। अगर हैबिचुअल एक्शन होता तो यहां पे लिखा होता माय फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM, कि रोज 1 बजे स्टार्ट होता है, रोज 3 बजे तक खत्म नहीं होता। पर यहां पे सेंटेंस में 1 बजे स्टार्ट होगा, वन टाइम इवेंट है, तो हम इसे हैबिचुअल एक्शन में नहीं लिख सकते। हमें यहां लिखना पड़ेगा एंड विल नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां पे 2 बार विल कैसे आ गया,
वो तब होता है जब हम लोग कंडीशनल की बात करते हैं। याद करो, बीच में इफ लगता है, व्हेन लगता है, एज सून एज लगता है, वहां पे ये बातें होती है। यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, दो फ्यूचर की घटनाएं हैं, तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, हुर्रे हियर इज द टॉय व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एज माय बर्थडे गिफ्ट। लिखा है हुर्रे, ये वो खिलौना है जिसे मैं ढूंढ रहा था अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए। समझना अच्छे से, हुर्रे ये वो खिलौना है, हियर इज द टॉय। ये टॉय क्या है? नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉय के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया ना, कि ये कौन सा टॉय है? ये वो टॉय है जिसे मैं ढूंढ रहा था, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, रमेश रमेश हु इज माई मैनेजर हैज कम। अब ये हु इज माई मैनेजर क्या कर रहा है सेंटेंस में? ये रमेश के बारे में जानकारी दे रहा है कि रमेश जो कि मेरा मैनेजर है। ये जो कि मेरा मैनेजर है ना, ऐसी जो चीजें होती हैं इनको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहता है? एडजेक्टिव क्लॉज। एक वर्ड हुआ, रमेश लंबा है, रमेश इंटेलिजेंट है, ये तो एक एडजेक्टिव का शब्द हुआ जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव का क्लॉज हुआ, काम वही कर रहा है कि अभी भी ये रमेश अगर लंबा है तो रमेश के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वैसे यहां पे भी रमेश के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर उसमें एक वर्ब भी आ गया, एक सब्जेक्ट भी आ गया, इसीलिए इसको क्लॉज कहा जाता है। और कैसा क्लॉज है? एडजेक्टिव का, क्योंकि ये ज्यादा जानकारी उसके बारे में दे रहा है। होपफुली आपको एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है समझ में आया। अब एडजेक्टिव क्लॉज जब भी आप लिखते हो सेंटेंस में, तो हमेशा किसी ना किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही हु हैज कम, वो व्यक्ति जो आया है। कौन सा व्यक्ति? जो आया है। तो ये एडजेक्टिव का क्लॉज है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही प्रोनाउन को। किसको मॉडिफाई कर रहा था? रमेश को। लिखा है हुर्रे हियर इज द टॉय व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। कौन सा टॉय? जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसका मतलब किसको मॉडिफाई कर रहा है? टॉय। तो ये एक एडजेक्टिव का क्लॉज है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये एडजेक्टिव का क्लॉज है? क्यों जरूरी है ये बात समझना? ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट आता है? नहीं। ज्यादा अप्रोप्रिएट इस सेंटेंस में क्या है? या तो विच या तो दैट। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने यही पढ़ा है, हु होगा, हुम होगा, विच होगा, दैट होगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है? हुर्रे हियर इज द टॉय व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। नहीं, हियर इज द टॉय दैट आई वाज लुकिंग फॉर, या हियर इज द टॉय विच आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, हियर इज द टॉय विच आई वाज लुकिंग फॉर एज माय बर्थडे गिफ्ट। आप यहां पे हु नहीं कर सकते, हम किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो सटीक आंसर ये है, व्हाट हटा के दैट लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ और एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं वो भी क्लियर हुआ। 75, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट ऑब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है केवल ब्लू को। दुनिया में कितने स्काई है? हमारे लिए तो एक ही है। तो जैसे सन के आगे द लगाते हो क्योंकि एक ही है, या फिर मून के आगे द लगाते हो कि हेवनली बॉडी है और एक ही है, इसी तरीके से इसके आगे भी द लगेगा। तो क्या हो जाएगा? द स्काई अपीयर्स। बच्चा वाला सवाल था। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एक सेलेस्टियल बॉडी या एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक ऐसा नेचुरली ऑकरिंग फिजिकल थिंग है और एसोसिएशन है या कॉन्फ़िगरेशन है जो कि विजिबल यूनिवर्स में होता है। अ सेलेस्टियल बॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, इसका वर्ब है अ नेचुरली ऑकरिंग फिजिकल थिंग। एक नेचुरली ऑकर होने वाला, नेचुरली होने वाला फिजिकल थिंग है। ये फिजिकल थिंग नाउन था, इसका कॉम्प्लीमेंट था। नेचुरली ऑकरिंग, याद करो अभी हम लोगों ने बताया एक्सीडेंटली ऑकर्ड ब्लास्ट, वही वाली बात है। नेचुरली ऑकरिंग मतलब अभी भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। फिजिकल थिंग है, एडजेक्टिव है, या एसोसिएशन है या कॉन्फ़िगरेशन है। दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स, जो कि कहां हो रहा है? विजिबल यूनिवर्स में हो रहा है। कहीं कोई एरर नजर नहीं आ रहा? आंसर क्या होगा? नो एरर। हालांकि इस सेंटेंस में एक वीक एरर था। क्या वीक एरर था? आपने जब सेलेस्टियल बॉडी के आगे एक आर्टिकल ए लगाया ना, तो जब आपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लिखा तो आपको यहां पे एक आर्टिकल लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने और के साथ दोनों को ऐड किया है, दोनों को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एन एस्ट्रोनॉमिकल, हालांकि ये बहुत वीक एरर है, नहीं भी करे तो चलेगा। एसएससी में आंसर तो नो एरर को ही किया था। क्वेश्चन नंबर 77, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। हैज हैव हैड के बाद V3 लगता है तो एक्सपेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? एक्सपेक्टेड होगा। एक ही तरीका क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 78,
शी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी, वाह, शी रेयरली नेगेटिव, अप्रोच्ड नोबडी नेगेटिव, गलत है या नहीं है? क्या बोलेंगे? शी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी। नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं। सो शी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी टू टॉक। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, जो कमिटी थी वो इशू पे डिवाइडेड थी, एंड नाइदर साइड वर विलिंग टू, मिल गया एरर। द कमिटी सब्जेक्ट वॉज वर्ब डिवाइडेड मेन वर्ब ऑन द इशू ऑन प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन नाइदर साइड, नाइदर एडजेक्टिव, साइड नाउन, सब्जेक्ट क्या है? साइड। अब जब आप साइड बोल रहे हो जो कि सब्जेक्ट था और यहां लिखा है वर्ब, तो गलत होगा कि नहीं होगा? ये वाला क्या था? सिंगुलर। ये वाला क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। अभी क्या है? प्लूरल। क्या करेंगे? वॉज, वॉज, वॉज। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80, द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग मेकिंग, गलत है, हैज नॉट बीइंग मेकिंग या हैज नॉट बिन मेकिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा देख लो। अगर हम बी फॉर्म को देखें, बी फॉर्म को देखें तो इसका V1 और V5 होता है इज एम आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना, नहीं पता है तो। अगर इसका पास्ट देखें तो क्या बनता है? वॉजर, वर। V3 क्या बनता है? बिन। और V4 क्या बनता है? बीइंग। हमने पढ़ा कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अगर तीसरा फॉर्म आता है तो हैज नॉट बीइंग कैसे होगा? क्या होना चाहिए? हैज नॉट बिन। हालांकि रटा रटा अगर आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, यहां सिंस लगा हुआ था, तो वहां पे हैज, हैव प्लस बिन होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास, सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जब भी कहीं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो तो इसके आगे हमेशा द लगता है, कोई नई बात नहीं है। इट वॉज बाय अ चांस दैट ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर, ये एक बड़ी लक की बात है, किस्मत की बात है कि उसने एक मूवी थिएटर में देख ली। इट वॉज बाय अ चांस, बाय अ चांस कुछ नहीं होता, एक फ्रेज है बाय चांस। ठीक है, बाय चांस मतलब होता है किस्मत से, राइट? सो बाय अ चांस कोई फ्रेज नहीं है, बाय चांस होगा, ए वहां से हटाना पड़ेगा। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली, मैं कसम खा के बोलता हूं क्लास 3-4 का बच्चा ये बना देगा, और हम लोग पढ़ते थे क्लास 3-4 में, यार क्या लेवल है, CHSL का पूछा हुआ सवाल है। लिखा ही लिव्स इन द, लोकेशन बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा है आपने? इनका इस्तेमाल बड़े शहरों के नाम के आगे, देश के नाम के आगे किया जाता है, क्या लेवल है यार एग्जाम। 84, you can fool some of the people all the time, you subject can, मॉडल, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है, फूल लिखा हुआ है, बेवकूफ बनाना, बिल्कुल ठीक है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, तुम कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो हमेशा। एंड कंजंक्शन ऑल द पीपल सब्जेक्ट है, सम ऑफ द टाइम, ये यू कैन फूल अंडरस्टूड है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं था एक्चुअली ऑब्जेक्ट था। तो लिखा है कि तुम कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो हमेशा, सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हो कभी कभी, बट कंजंक्शन यू सब्जेक्ट कैन नॉट फूल, मॉडल प्लस बेस फॉर्म, ऑल द पीपल ऑल द टाइम, पर तुम सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। वाह क्या लाइन है, कि तुम कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो हमेशा, हर किसी को बेवकूफ बना सकते हो कुछ देर तक, पर सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। कहीं कोई एरर नहीं मिला, आंसर तो नो एरर ही होगा। आगे बढ़ेंगे। 85, आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग, लिखा है आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग, ये टाइम बता रहा है। याद करो, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा के हम कोई भी टाइम को क्रॉस बिठा दे वहां पे, तो ऐसे केस में उसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगता है। सो आई एम वॉकिंग नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव बिन वॉकिंग। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज, हार्दिक की जो कुंडलियां हैं, हॉरोस्कोप को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मतलब पता है अभी ध्यान नहीं आ रहा। हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है, कुंडली पकड़ के चलते हैं कि हार्दिक की जो कुंडली है वो कहती है दैट कंजंक्शन द स्टार्स सब्जेक्ट विल बी एक्सरसाइज्ड, मॉडल प्लस बी प्लस V3, किसका स्ट्रक्चर है याद आ रहा है? पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। अच्छा, पैसिव वॉइस में अगर कोई भी चीज है, इसका मतलब सीधा सीधा यह कहना चाह रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो उस एक्शन का रिसीवर होगा, जो भी काम होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा। सो लिखा है द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड अ बेनाइन इन्फ्लुएंस, बेनाइन मतलब होता है हार्मलेस, अच्छा, हार्मलेस, ठीक है, फायदेमंद। सो बेनाइन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ऑन हिज लाइफ। लिखा है कि हार्दिक की कुंडली में ये लिखा है, वो ये कहता है कि जो तारे हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसकी जिंदगी में, तारों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया गया था, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही काम हो रहा है, वही रिसीवर है इस एक्शन का। तो क्या ये रिसीवर सही है? नहीं है ना। स्टार्स इंफ्लुएंस करेंगे, स्टार्स के ऊपर इंफ्लुएंस थोड़ी ना आएगा। स्टार्स एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज मतलब वो व्यायाम वाला नहीं, प्रभाव दिखाने को भी एक्सरसाइज कहते हैं। तो स्टार्स प्रभाव दिखाएंगे, स्टार्स के ऊपर थोड़ी ना प्रभाव होगा। एक इंसान पिद्दा सा, वो क्या स्टार्स के ऊपर प्रभाव डालेगा? गलत है ना। इसका मतलब ये जो स्टार्स हैं, ये इसका रिसीवर नहीं होना चाहिए था, ये इसका डूअर होना चाहिए था। डूअर मतलब ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होना चाहिए था। तो इसको एक्टिव वॉइस में कैसे कर सकते हैं? बेस फॉर्म लगा दे, विल एक्सरसाइज कर दे। तो आंसर ये होगा विल बी एक्सरसाइज की जगह पे विल एक्सरसाइज। क्लियर है? 87 इन कोर्स बाय टाइम मिल गया एरर। थोड़ा भी रीडिंग करते हो तो ये सब चीजें क्लियर होती है। इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? विथ पासिंग टाइम, बीतते हुए समय के साथ। पूरा सेंटेंस क्या था? इन कोर्स बाय टाइम ही वॉज वाइज इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। अपने बीतते हुए समय के साथ वो इतना समझदार हो गया कि वो रियलाइज करने लगा कि बीती हुई जिंदगी में उसने कितनी गलतियां की हैं। अच्छा, पहले देखो एक एरर आया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। देखो यहां पे भी उसका एग्जांपल है ना, एडजेक्टिव के बाद इनफ आया है। अगला, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। मैं सिलीगुड़ी जा चुका था रायगंज जाने से पहले। अच्छा, यहां पे हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया, बीच में बिफोर है, इसका मतलब डेफिनेटली जो दो पास्ट एक्शंस वाली बात है वो वाली बात यहां पे अप्लाई हो रही। अगर वो वाली बात अप्लाई हो रही, उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो पहली घटना है उसमें हैड प्लस V3 होता है, जो दूसरी घटना है उसमें V2 होता है। यहां पे हैड प्लस V3 तो है, हैड प्लस V3 तो है, यहां पे V1 लिखा हुआ है, गलत है ना। क्या होना चाहिए था? V2 होना चाहिए था। आंसर क्या होगा? गो के जगह पे वेंट। ठीक है, नेक्स्ट, he will return in a hour, in a hour या in an hour, h का तो प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, तो क्या होता है? he will return in an hour। ठीक है, नेक्स्ट, बब्बल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। ओल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे हमेशा द लगता है। ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन पहले आ चुका था, तो अ ओल्डेस्ट नहीं होगा, द ओल्डेस्ट होगा। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, अभी जस्ट तो बताया कि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है। सो दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट। सिंपल क्वेश्चन। इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। अगर बारिश हुई तो हमें मुसीबतें हो जाएंगी। बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन। हमने क्या पढ़ा था? इफ हो, व्हेन हो, अनलेस हो, अंटिल हो, इन केस हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, इन सब के साथ अगर कहीं सेंटेंस में विल का इस्तेमाल दिख जाए तो समझ जाना सेंटेंस गलत है। यहां लिखा है इफ इट विल रेन, गलत है या नहीं है? अच्छा, हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको कंडीशनल सेंटेंस 1 में रखिए, या यहां तो V1 रखिए या तो V5 रखिए। अच्छा, इट सिंगुलर था तो हम V1 तो नहीं रख सकते, हम V5 रख सकते हैं, जिसका मतलब है हमें चाहिए रेन्स, इफ इट रेन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 93, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। मारुति को एडवेंचर स्टोरीज बहुत पसंद है, खास करके एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन एक बड़ी ही फेमस कहानी है जो हम सबने पढ़ी है। कोई भी चीज जब फेमस हो, यूनिक हो, तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर आपको नहीं पता था कि एडवेंचर्स ऑफ टार्जन किसी किताब का नाम है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, हालांकि करेक्ट लॉजिक नहीं है पर फिर भी सोचने के लिए ठीक है कि एडवेंचर्स तो प्लूरल है भाई साहब, फिर इसके आगे एन कैसे लगेगा? किसी भी हिसाब से एरर यहां पर है, इसके आगे होगा द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। क्वेश्चन नंबर 94, द सन रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ। सोचो कुछ नहीं बदला। CHSL 2024 को जब मैं एनालाइज कर रहा था, मुझे वहां ऐसा क्वेश्चन मिला था जहां पे आर्टिकल अर्थ के पहले ए लगा के दिया था, तो क्या लगेगा? द लगेगा। साल भर में भी एसएससी ने सीखा नहीं। ऑनरेबल, ऑनरेबल कैसे पढ़ते हैं? ऑनरेबल बोल रहा हूं, हॉनरेबल नहीं, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट वाली कहानी है। सो क्या होगा? एन ऑनरेबल, ऑनरेबल। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां से हम एन ऑनरेबल कर देंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 96, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। अगेन बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री अपने आगे हमेशा द लेता है। सो ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 97, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ, आस्क्ड पास्ट है, यहां पे V2 है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट। अगर यहां पर पास्ट है तो इफ दिया विल टेक अ सीट हो जाएगा या इफ दिया वुड टेक अ सीट हो जाएगा?
ऑब्वियसली वुड होगा और उसके बाद बेस फॉर्म लगेगा। तो देखो बेस फॉर्म के लिए यहां पे क्या यूज किया गया है, टेक। सो सही सोल्यूशन है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया वुड टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। अब ये मत बोलना कि सर वेट का वेटेड नहीं हुआ, ऑलरेडी मैं ऐसा सवाल करा चुका हूं। एंड किसको किसको जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है दिया के बाद वाली चीजों को, माफ कीजिएगा विल के बाद वाली चीजों को, विच मींस वुड के साथ जो दो बेस फॉर्म आए थे कौन कौन से, टेक और वेट, इनको जोड़ रहा है। तो यार वुड तो मॉडल है, मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म होता है, तो 1 लगाओ 5 लगाओ 10 लगाओ लगेगा तो बेस फॉर्म ही ना। सो विल के बाद टेक था, सो विल के बाद वेट होगा। ठीक है, अगला सवाल 98, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया। द हिस्टोरियंस, देखो हिस्टोरियंस का मतलब होता है इतिहासकार। हमने जब इनके आगे द लगा दिया तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो हिस्टोरियंस, वो इतिहासकार जो है वो बहुत ही बड़े एसेट है इंटेलिजेंस, एकेडेमिया, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। तो कह रहे हैं कि वो इतिहासकार बहुत ही बड़े एसेट हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। वो इतिहासकार मतलब कितने इतिहासकार, कौन से इतिहासकार, पहले जिक्र हुआ है क्या, नहीं ना। हम इसको डेफिनेट क्यों कर रहे हैं, गलत है। हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया। क्वेश्चन नंबर 99, द रिच शुड हेल्प पुअर, ऑलरेडी कवर कर चुका। देखो कितनी बार इस तरीके का सवाल आया है। पुअर और द पुअर में अंतर है कि नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए हमें। क्या यहां पे कोई नाउन लिखा है, नहीं ना। द पुअर करेंगे तो ये नाउन है। अच्छा, द रिच मतलब अमीर लोग, अमीर लोगों को मदद करनी चाहिए गरीब, गरीब या गरीब लोगों की, गरीब लोगों की ना। तो दो तरीके सुधार सकते थे, द रिच शुड हेल्प द पुअर पीपल कर दो तो ये नाउन हो जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर इसके आगे सिंपली द लगा दो, हो जाएगा द रिच शुड पुअर हेल्प द पुअर। ठीक है, किसी भी हिसाब से एरर सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 100, हियर कम द बस फॉर लखनऊ। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो, देयर से स्टार्ट हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। पहले वर्ब आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है, यही होता है। हम इसको उल्टा पुल्टा लिख दें, हाथ ऊपर कर दें, पैर नीचे कर दें, सर पांव में लगा दें, कुछ भी कर लें, पर मुद्दे की बात, पत्थर की लकीर तो यही है ना कि ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला उसका वर्ब है। पोजीशन कुछ भी चेंज कर दें, पर है तो यही ना कि ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला वर्ब है। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है द बस, ये सिंगुलर है या नहीं है, तो इसके लिए जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है कम, कम को देखे तो ये V1 होता है, V1 क्या है तो प्लूरल है, इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, V5 लगा के, कम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कम्स लिखेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रही है बात। अब यार फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगेन शेयर वाली बात है, शेयर करना। 101, वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर लिया। वी हार्डली, हार्डली नेगेटिव, ना के बराबर, न्यू नथिंग नेगेटिव, डबल नेगेटिव गलत है ना, सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते। एनीथिंग कर सकते हैं, नथिंग को हटा के, तो क्या हो जाएगा, वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर। अब देखो आपने डिमांड किया कि सर पिनैकल करा दो, मैंने क्या किया, एक एक एग्जाम उठा उठा के अब मैं करूंगा। ठीक है, मैं पिनैकल नहीं करा रहा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं पिनैकल नहीं करा रहा, मैं टर्म पिनैकल कहीं यूज नहीं करूंगा, पर कंटेंट तो वही है। पिनैकल अपने घर से सवाल थोड़ी लेके आ रहा है, वो भी प्रीवियस ईयर दे रहा है, मैं भी प्रीवियस ईयर दे रहा हूं। अभी हमने कवर किया है CHSL और CGL के क्वेश्चंस। आगे अपकमिंग वीडियोस में, जब तक CGL मेंस नहीं हो जाता, मैं बार बार कह रहा हूं, तब तक मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत यूजफुल कंटेंट इसमें आने वाले। ठीक है, आगे और एरर के वीडियोस आएंगे जहां से आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगा। 102, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन अपोजिशन। अच्छा, यहां पे देखना एन को मार्क करना, लिखा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं, अपने पार्टी के खिलाफ जो मैंने एक्टिविटीज की हैं उसने मेरे रिलेशंस को इंप्रूव किया है। एक्टिविटीज यहां का सब्जेक्ट था, इंप्रूव यहां का वर्ब था, माय रिलेशंस ऑब्जेक्ट था, विथ प्रीपोजिशन है, आगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पर एरर यह है कि लिखा है विथ एन अपोजिशन। अब सोचो किसी भी स्टेट में या जहां की भी बात हो रही होगी, दो ही चीजें तो होती हैं पॉलिटिक्स में, एक रूलिंग होता है और दूसरा अपोजिशन होता है। तो रूलिंग पार्टी को द रूलिंग पार्टी कहा जाता है क्योंकि एक ही तो है, यूनिक है ना, और अपोजिशन को द अपोजिशन कहा जाता है क्योंकि एक ही है, यूनिक है। एन अपोजिशन मतलब होगा बहुत सारे अपोजिशन है उनमें से एक। यार अगर बहुत सारे, जैसे अभी बीजेपी के अपोजिशन में कांग्रेस भी है,
लेट्स से टीएमसी भी है, लेट्स से के बीजेडी भी है, और बहुत सारी पार्टीज है। पर मुद्दे की बात ये, सबको मिला के अपोजिशन ही तो बोलेंगे, इंडिविजुअल क्यों देखेंगे, सबको ही तो अपोजिशन कह रहे हैं। तो ऐसे केस में वो तो यूनिक है, तो द अपोजिशन लगेगा, एन क्यों लगेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, द अपोजिशन। 103, ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टबल। देखो वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मेरे वीडियोस लंबे हैं, पर आप नोटिस करोगे कि मैं 2 मिनट भी कुछ इधर उधर नहीं बोलता, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके टाइम के साथ पूरा जस्टिस करूं, ठीक है, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप इतना लंबा वीडियो देखने के आदी नहीं है, अगर आप इतने लंबे लंबे वीडियोस वन सिटिंग में नहीं देख सकते, तो आप तोड़ तोड़ के देखो, ठीक है। एक बार देखो 50 क्वेश्चन, फिर रात को देखना 50 क्वेश्चन, फिर सुबह देख लेना कुछ क्वेश्चन, इस तरीके से देखो, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करोगे कि बीच में मैं गाना सुना दूं, चुटकुला बोल दूं, कुछ अभद्र सी भाषा का इस्तेमाल कर लूं, तो मेरे वीडियोस में डिसअपॉइंट हो गए, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं पढ़ाने के लिए आया हूं यूट्यूब पे, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, बकवास बात कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस रहना इन इन चीजों को लेके, कि अगर एक बार में ना हो पाए तो तोड़ तोड़ के देखो, पर देखना, बहुत यूजफुल कंटेंट है। लिखा है ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड, बिहेव्ड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, कौन सा टेंस में जा रहा है, पास्ट टेंस, इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन। गड़बड़ दिखा क्या, मुझे दिख गया, क्योंकि ये V1 है, V1 कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। रॉबर्ट एक आदमी था, तो हम इसको सिंगुलर कर सकते हैं, और हम इसको V5 बना सकते हैं कम्स लिख के, पर फिर भी गलत होगा, क्योंकि यहां पे तो पास्ट था ना, ये घटना पास्ट की है, तो हम इसको पास्ट में रखेंगे, तो ना हम कम को आंसर कर सकते हैं, ना हम कम्स को आंसर कर सकते हैं, हमें V2 करके इसको केम करना पड़ेगा, कि जब जब रॉबर्ट साफ करने आता था, तो सारे हॉर्सेस एक को छोड़ के बहुत रफ बिहेव करते थे। 104, यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो, एंड आई ड्राई द सेम, और मैं उनको सुखा दूं, ठीक है। देखो ये द सेम जो है ना, ये एडजेक्टिव है, अगर आप ये लिख रहे हो तो देखो गलत इसमें कुछ नहीं है, पर ज्यादा सटीक नहीं, इससे ज्यादा अच्छा ये रहता कि यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई देम कर दो, अगर आप कोई प्रोनाउन लगाना चाहते हो कि तुम बर्तन धो दो, मैं उनको सुखा दूं। अब अगर यहां पे कहीं पे नो एरर रहता ना, तो एग्जामिनर फंस जाता, क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज होता, नो एरर भी सही होता, और हम अगर देम कर रहे हैं तो भी सही है। कहीं नो एरर नहीं है तो ज्यादा अच्छा ये 10 को हटा के देम कर दो, हालांकि बाल की खाल निकालने वाली बात है, क्वेश्चन ऐसे भी ठीक था। 105, द सोल्जर मेट अ फियरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ एट हिज कंट्री। पढ़ते पढ़ते मुझे पता लगा, द सोल्जर क्या है, सब्जेक्ट है, मेट V2 है, पास्ट है, अ फियरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ एट, ऑन बिहाफ एट नहीं होता, ऑन बिहाफ ऑफ होता है, किसी के बदले लड़ाई करना, अपने देश के लिए लड़ाई करना, उसको ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री कहते हैं, ऑन बिहाफ एट नहीं कहते, ये फिक्स्ड फ्रेज है। अगर आप रीडिंग वगैरह करते हो तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, इन 2023 शी विल हैज बीन वर्किंग, शी विल हैज बीन, मॉडल के बाद क्या लगता है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। अगर मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूं तो इसे बोल के निकल जाऊं, पर मैं नोट करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस फॉर्म क्या होता है, हैव, V1 क्या होता है, हैव, V2 क्या होता है, हैड, V3 क्या होता है, हैड, V4 क्या होता है, हैविंग, और V5 क्या होता है, हैज। याद रखना, बहुत काम आता है, ठीक है। तो बेस फॉर्म क्या है, हैव का 6 फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो मॉडल के बाद हैव लगेगा। यहां लिखा था शी विल हैज बिन नहीं होगा, क्या होगा, हैव बिन। क्वेश्चन नंबर 107, आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम अ महाभारत। महाभारत एक काव्य है, इसके आगे द लगेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रामायण 2024 में पूछा है ना, शायद सीबीओ में पूछा था शायद, तो एक महाकाव्य है, तो उसके आगे द लगेगा। लेवल नहीं बढ़ा रहा है एसएससी, वही लेवल पे घुमा रहा है। 108, वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लोथ्स यस्टरडे व्हेन द मैट्रन केम फॉर अ रेगुलर राउंड। क्वेश्चन मार्क है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये है सब्जेक्ट, ये है उसका मेन वर्ब। बाकी चीजें गई चूल्हे में। क्या ये बात पत्थर की लकीर है कि ये सब्जेक्ट है और ये उसका वर्ब है? ये बात तो पत्थर की लकीर है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दिस बॉय जो सब्जेक्ट है, इसके लिए वर आया है। गलत है या नहीं? जब आप दिस बॉय कह रहे हो जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंगुलर होना चाहिए। तो वर होगा या वॉज होगा? वॉज होना चाहिए ना, तो वर दिस बॉय नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा, वॉज दिस बॉय। ओके, तो हमने खत्म कर लिया है पूरा का पूरा 108 सवाल। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने करेक्ट हुए। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है और आने वाले टाइम पे आपको कौन कौन से वीडियोस चाहिए। कुछ वीडियो आइडियाज मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें कि एरर है सीएचएसएल का, जिसमें कि ये जो भी मैं करा रहा हूँ शिफ्ट वाइज एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के एरर्स हैं। आपका और कोई वीडियो आइडिया हो जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।